तो सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी 3 तरह के रिस्क हमारे कल रह गए थे। एक एआई का रिस्क, एक आईओटी का रिस्क और एक क्लाउड कंप्यूटिंग का रिस्क। ये चैप्टर 15 में ये मैं आज कवर करूंगा। इसके अलावा मैंने हर तरह का रिस्क कवर कर दिया था। एक काम करता हूं, ये वाले रिस्क भी पहले टिका ही देता हूं ताकि फिर हम आराम से बैठ के देखें कि यार लिमिटेड रिस्क हैं और उसके लिमिटेड कंट्रोल्स हैं। फैलाया हुआ है भेजा। मैं आपको दिखाऊंगा कि 4 बार उसने इंक्रिप्शन की बात की है, 4 बार, 4 अलग-अलग चैप्टर में। इंसिडेंट रिस्पांस प्लानिंग, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, डिजास्टर रिकवरी। गिनती की अगर आप टोटल करेंगे ना तो जो कंट्रोल्स बनते हैं ये 15 होंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसने मुख्तलिफ चैप्टर्स में मुख्तलिफ लिखकर एक जाल सा बना दिया तो बंदा खुद भी उसका दिमाग बंद हो जाता है कि क्या करना है। नहीं सर जी, आपको मैं जिस अप्रोच से बता रहा हूं, यकीन माने इस अप्रोच से चलेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि यार ये वाकई लिखने में, इसको बनाने में ज्यादा वो कर दिया है, इतनी बात नहीं है। सर जी जल्दी से इन रिस्क की बात करने लगा हूं। जल्दी से इन रिस्क की बात करने लगा हूं। सबसे पहले कौन सा रिस्क आ गया? एआई का रिस्क। एआई का क्या रिस्क है सर जी? एल्गोरिदम बाइस्ड हो जाता है एआई का। आप एआई से गए ना एंटी इसराइल बात करें तो एआई उस वक्त आपको वो रिस्पॉन्ड नहीं करता जो ड्यू है। बाज़ औक़ात एआई जो है वो आपने 10 लोगों की सीवी सिस्टम में डाली और उसे कहा कि मेरा ये क्राइटेरिया है, सिलेक्टेड बंदे मुझे शॉर्टलिस्ट कर दो। चैट जीपीटी को ये तो करना चाहिए ना। मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप सबसे कि आप चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल चैट जीपीटी को यूज नहीं कर रहे तो ये वाली चीजें आपको ज्यादा मुश्किल महसूस होंगी। कम से कम आपके मोबाइल में चैट जीपीटी, जेमिनाई, कोई एक एआई टूल जरूर होना चाहिए और उसको छेड़छाड़ जरूर करें। सर आपको मोबाइल चलाना किसने सिखाया है? आपने कभी किसी क्लासेस नहीं है मोबाइल सीखने की, तो कैसे है सीखा है? सर छेड़ने से सीखा है। उसको छेड़ेंगे समझ आ जाएगी कि कैसे इसको चलाना है, किस चीज से क्या काम होता है। एआई में के साथ भी खेलेंगे, उससे लिखेंगे, उससे बातचीत करेंगे, समझ आ जाएगी कि क्या सिस्टम है। मैंने सिस्टम में तो बड़ी डिटेल से एआई की सारी बातें भी करनी है और आपको सिखानी भी है। अभी इस वक्त मैं सिर्फ रेलेवेंट बात आई तो बता दिया। सर वो मैंने 10 सीवीज अपलोड की हैं और उसे कहा कि जो मेरा क्राइटेरिया ये है, मुझे बताओ कौन सा बंदा मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल करना चाहिए। अब उसने 3 बंदे कहे हैं और तीनों मेल्स हैं, हालांकि एक फीमेल की भी क्वालिफिकेशन और जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी है। समझ आ गया यार ये थोड़ा लड़कों के हवाले से डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है इसके अंदर। मैंने कहा कि ये सीवीज है, मुझे बताओ कि कौन से बंदे को मैं अपॉइंट करूं। 2 मुस्लिम है, 1 जू है, 2 क्रिश्चियंस हैं। वो कहे सबसे पहले जू कह दे कि इसको करो, जबकि मुस्लिम और जू की एक सेम प्रोफाइल है। सर इसका मतलब है कि वो क्या है? बाइस्ड है। तो भाई इस चीज को ध्यान में रखिएगा, एआई बाज़ औक़ात बाइस्ड होता है। एआई की सबसे बुरी बात बहुत से लोगों को ये लगती है कि ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम है, यानी वो आपको ये कहता है फला बंदा रख लो, लॉजिक नहीं देता। सर आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है अपने कामों में, सिर्फ डिसीजन नहीं। वो कहता है डिसीजन बता रहा है लेकिन उसकी लॉजिक नहीं दे रहा। जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो लोग एआई पर एतमाद नहीं करते। सर अनएथिकल यूज ऑफ एआई। सर यही एआई आज सबसे ज्यादा कहां इस्तेमाल हो रहा है?
दो नंबरी में इस्तेमाल हो रहा है, वेपन्स इंडस्ट्री इस्तेमाल कर रही है, लोग एआई की मदद से ही मेलवेयर्स बना रहे हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर एआई जो है उसका अनएथिकल यूज काफी ज्यादा है, ये भी रिस्क है। फिर उसके बाद एआई का एक दूसरा अगला बहुत अहम बहुत मेजर बात है, वो ये कि सर एआई पे ओवर रिलायंस शुरू हो गया। अब जनाब एआई ही है बस, यानी एआई पर डाल दिया। जिस तरह हमारे माशरे में आमतौर पर कंधा ही चाहिए होता है, बस वो कंधे के ऊपर रख के खुद सुकून से सो गए, अब ये जो करना है इसे नहीं करना। अब लोग एआई बेस्ड हो गए, एआई पे ओवर रिलाय कर लेते हैं। बाजू का एआई अनक्लियर सिचुएशन में बहुत बुरा भी परफॉर्म करता है, बाजू का एआई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सही से हैंडल नहीं कर सकता। सर ये एआई से रिलेटेड रिस्क। सर अच्छा जी, अब जरा बात करते हैं आईओटी रिस्क। जब सारे रिस्क की बात करूं तो आईओटी से रिलेटेड क्या रिस्क है? बहुत ज्यादा डिवाइसेस अटैच हैं। हर डिवाइस जो अटैच है वहां पर सिक्योरिटी, बाद डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो ज्यादा सिक्योर नहीं होती, और उस डिवाइस के जरिए, उस कमजोर वल्नरेबल डिवाइस के जरिए कोई बंदा नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। सर जितनी ज्यादा डिवाइसेस होंगी उतना ज्यादा अटैक सरफेस होगी। अटैक सरफेस की बात मैंने कल भी बताई थी कि अगर 100 डिवाइसेस अटैच है तो इसका मतलब है 100 दरवाजे हैं जहां से अटैकर अटैक कर सकता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स, आईओटी डिवाइसेस के बाद तीसरा आ गया डेटा प्राइवेसी कंसर्न। सर डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ये एक रिस्क है। सर चौथा क्या है? बॉटलनेक अटैक। कोई भी एक वीक लिंक आ गया, कोई भी एक वीक डिवाइस अटैच होगी तो वो पूरा नेटवर्क जो है वो एट स्टेक आ जाएगा। सर ये बॉटलनेक अटैक नहीं। सर आईओटी से रिलेटेड रिस्क भी हो गया। और क्लाउड कंप्यूटिंग रिस्क क्या है? सर क्लाउड को कॉन्फ़िगर ठीक से नहीं किया हुआ, क्लाउड में वो कहते हैं बाजों का एक से ज्यादा क्लाउड होने की वजह से कुछ डेटा विजिबल ही नहीं होता। क्लाउड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लाउड प्रोवाइडर समझ रहा है कि आप सिक्योर रखेंगे, आप समझ रहे हैं क्लाउड प्रोवाइडर सिक्योर रखेगा, जिम्मेदारी किसकी है? दैट शुड बी वेरी क्लियर। बाजू का जिम्मेदारी क्लियर नहीं होती, ये एक रिस्क है। Cloud environments are attractive targets for cyber criminals. Insider threats such as unauthorized access by cloud employees pose additional risk. Cloud environments जो है ना वो attractive targets हैं। सर जो साइबर क्राइम्स हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए क्लाउड पर अटैक करके डाटा निकालना आसान है ना सर, वो अट्रैक्टिव होते हैं। वो इनसाइडर के जरिए अगर लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल गया फिर तो बिल्कुल ही सुकून हो गया। और सर समझ आ रहा है? तो ये सारे रिस्क हैं। सर ये सारे रिस्क एक्सक्लूसिवली इन स्पेसिफिक बातों के हैं। मैंने आपको सारे रिस्क रिलेटेड बातें बता दी। आओ अब जरा कंट्रोल्स की बातें करते हैं। तो सर मैंने आपको कहा था बुनियादी तौर पे जो कंट्रोल्स हैं, बुनियादी तौर पे जो कंट्रोल्स हैं वो क्या है? सर जी रिस्क एक खराबी पैदा कर देता है। रिस्क को रोकना एक काम, रिस्क को डिटेक्ट करना ये दूसरा काम। एक है आप रिस्क को क्या कर दिया है? रोक दिया, रिस्क को डिटेक्ट कर दिया और रिस्क को करेक्ट कर दिया। तो 3 तरह के कंट्रोल्स होते हैं सर।
मैं अगर कंट्रोल को डिफाइन करूं तो मैं अक्सर ये वाली बात करता होता हूं कि भाईजान आपको बहुत ठंड लग रही है, सर्दियों का मौसम है, रिस्क ये है कि आपको बुखार हो जाएगा, कंट्रोल ये है कि आपने गर्म लिबास पहन लिया, ठीक हो गया। सर कंट्रोल हर वो चीज है जो आपके ऑपरेशंस को एफिशिएंटली, और ये बुक की डेफिनेशन है, हर वो चीज जो आपके ऑपरेशंस को एफिशिएंट और इफेक्टिव रखे और आपके एसेट्स को सेफगार्ड करे, वो कंट्रोल है। यहां पर बाहर एक गार्ड इसलिए बैठा हुआ है कि हमारा कोई चीज चोरी ना हो जाए, लेकिन ये ऑफिस वो है कि इसलिए बैठा हुआ ताकि हमारे ऑपरेशंस एफिशिएंटली और इफेक्टिवली चले। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो कंट्रोल बुनियादी तौर पे कंट्रोल का काम क्या है, डेफिनेशन नहीं पेपर में आनी, आपको पता होना चाहिए यार हर वो काम जो आप कर रहे हैं जो खराबी से या रोके या खराबी को हाईलाइट कर दे और या खराबी से बचाए। सर तीन तरह के कंट्रोल्स होते हैं, एक को कहते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल, एक होता है डिटेक्टिव कंट्रोल, एक होता है करेक्टिव कंट्रोल। सर व्हाट इज प्रिवेंटिव कंट्रोल? जो खराबी होने से पहले बचा ले। बाहर गार्ड बैठा हुआ है ताकि कोई बंदा पिस्टल लेके अंदर ना आ जाए, दिस इज प्रिवेंटिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव कंट्रोल सर जी जगह जगह कैमरास लगे हुए एसबीआई में कि कोई ऐसा बंदा अगर अंदर आ जाए तो हम फौरन डिटेक्ट कर सकेंगे क्या प्रॉब्लम आई है, दिस इज डिटेक्टिव कंट्रोल। 15 को कॉल कर दी है और पुलिस आ गई है, दिस इज करेक्टिव कंट्रोल। एक एग्जांपल हो गई। एग्जांपल नंबर 2 लीजिए। सर मुझे ठंड लगने लग गई है, मुझे लग रहा है कि मुझे बुखार हो जाएगा, ये रिस्क है। मैं फौरन चाय पीता हूं, ये क्या है? प्रिवेंटिव कंट्रोल। मुझे बुखार ना हो, मेरा जिस्म गर्म हो जाए। मैंने जनाब थर्मामीटर लगाया है माथे पे, पता चला है 102 टेम्परेचर है, ये क्या हो गया है? डिटेक्टिव कंट्रोल। मैंने पैनाडोल खानी शुरू कर दी है, ये क्या हो गया? करेक्टिव कंट्रोल। सर वो जो पैनाडोल आपके पास जेब में पड़ी है, ये करेक्टिव कंट्रोल है। याद रखिएगा करेक्टिव कंट्रोल वहां पर काम आता है जहां पे खराबी हो जाती है। प्रिवेंटिव कंट्रोल वो है जो खराबी से रोक ले। डिटेक्टिव कंट्रोल ये जो खराबी को हाईलाइट कर दे। ये जो कैमरास है ये डिटेक्टिव कंट्रोल है। और यार कैमरे के अंदर से तो फैन नहीं ना लग जाना, कैमरे ने क्या करना है? हाईलाइट करना है बस। एक एग्जांपल और ले लीजिए। सर हम एक कंपनी का ऑडिट करने गए, टोटल पार्कों का, काफी बड़ी कंपनी को। कंपनी ऐसे जैसे आपको बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट होता है, बहुत पीछे से देख रहे होते हैं कि वो प्लांट लगा हुआ है 3 किलोमीटर पीछे से। वहां पर हम गए, उसने जनाब हमारी चेकिंग की, जेब से सिगरेट, और सिगरेट तो नहीं, वो क्या लाइटर माचिस निकाल लिया कि भाई अंदर क्या है। हमारे साथ जो एसोसिएट थे वो सिगरेट पीते थे तो उनके पास ये वाले सामान भी थे। वो बहरहाल वो उसने निकाला, ये प्रिवेंटिव कंट्रोल। अंदर गए, जगह जगह फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए थे, ये कौन सा कंट्रोल है? डिटेक्टिव है? गलत। और फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाता है, आग बुझानी तब है जब आग लग जाएगी, तो ये करेक्टिव कंट्रोल है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं, ये डिटेक्टिव कंट्रोल है कि जब स्मोक इकट्ठी होगी तो अलार्म बज जाएगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भैया एक प्रिवेंटिव कंट्रोल होता है, एक डिटेक्टिव कंट्रोल होता है और एक करेक्टिव कंट्रोल होता है। सर जी ये जितने बैकअप आपने रखा होता है, ये कौन सा कंट्रोल है?
करेक्टिव कंट्रोल है। सर जी असल सिस्टम खराब होगा तो बैकअप काम आएगा ना, करेक्टिव कंट्रोल है। सिस्टम को खराब होने से पहले रोक लेना, ये प्रिवेंटिव कंट्रोल है। सिस्टम खराब हो तो अलर्ट आ जाए, ये डिटेक्टिव। यार मेरा पॉइंट समझ आया? सर ये तो पहली क्लासिफिकेशन थी, आपने देख ली। लो सर, अगर फिजिकल रिस्क हो, बस अब मैं कंट्रोल की किताब खोलने लगा हूं और अब कंट्रोल की बुछाड़ होगी। गिनती की बातें मैं कह रहा हूं बार बार आनी है, पिक करना है। सर जी अगर फिजिकल कंट्रोल, फिजिकल रिस्क हो, तो फिजिकल रिस्क किस चीज का रिस्क है? चोरी का रिस्क है। जहां पर फिजिकल एसेट टूट रहा है, जहां पर फिजिकल एसेट को नुकसान पहुंच रहा है, जहां पर फिजिकल एसेट चोरी हो रहा है, जहां पर फिजिकल एसेट की तोड़फोड़ हो रही है, वही है ना सर। इसके लिए कौन सा कंट्रोल होगा? सिक्योरिटी गार्ड, डोर लॉक्स, बायोमेट्रिक एंट्रेंस, अनऑथराइज बंदा ना आए, बायोमेट्रिक करके आए, कार्ड लगवा के आए, थंब इंप्रेशन से आए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? फिर और क्या है? कैमरा सर्वेलेंस के लिए। और क्या है सर? ये सारे फिजिकल कंट्रोल्स हैं। सिक्योरिटी गार्ड का होना, बायोमेट्रिक डोर या डोर लॉक्स का होना, ये और ये फिजिकल कंट्रोल। फिर उसके बाद आ गया आपका प्रॉपर डिजास्टर रिकवरी प्लान होना चाहिए। व्हाट इज डिजास्टर रिकवरी प्लान और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान? 10 बार ये वाली बात आनी है, मैं एक ही बार बता देता हूँ, एक आसान एग्जांपल। सर जी अगर आग लग जाए एसबीआई में तो क्या करेंगे फौरी तौर? सर जी फौरी तौर पे क्या किया जाएगा? हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं। मैंने कहा भाईजान आपकी जिम्मेदारी है कि जैसे ही आग लगे आपने स्टूडेंट्स को बाहर निकालना। सबको इन भाई को कहा भाई आपकी जिम्मेदारी, जैसे आग लगे आपने फायर ब्रिगेड को कॉल करना। इन भाई को कहा भाईजान आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने अपनी टीम तैयार करनी है और फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ के फायर बुझाने लग जाना। इन साहब को कहना है आपकी जिम्मेदारी है कि आपने फायर अलार्म जो है जैसे ही वो हो तो फौरन अनाउंसमेंट कर देनी है, लोगों को इवैक्यूएट किया जाए। अच्छा इंसिडेंट अभी हुआ नहीं है, प्लानिंग पहले की होती। सर जल्दी से आओ भैया, आ जाओ आप। इंसिडेंट अभी हुआ नहीं है, प्लानिंग पहले की होती। आपको क्या लगता है जब आपदा जाएगी तब हम सोचेंगे यार जनरेटर चलाएं या ना चलाएं? उस वक्त सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। एक बंदे को पता है आपदा जाएगी तो मैंने चेंज ओवर करना है, दूसरे बंदे को पता है आपदा जाएगी तो मैंने जनरेटर चलाना है, हमारी क्लास चलती रहेगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये डिजास्टर अगर आ जाए तो क्या करना है, इसको कहते हैं डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग। सर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान ये कि बिजनेस कंटिन्यू रहे, बिजनेस ना इंटरप्ट हो, ऑपरेशन डिस्टर्ब ना हो। मिसाल के तौर पे ये वाली क्लास चल रही है, एकदम लाइट जाती है, 2 मिनट बाद जनरेटर चल जाता है, आपका बिजनेस कंटिन्यू है, ठीक है। कुछ अगर हम चाहते हैं कि यार कुछ ऐसे हसास इदारे हैं, मिसाल के तौर पे बैंक है, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि 4 घंटे बाद 2 मिनट के लिए बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो ना अवेलेबल हो लोगों के लिए, ट्रांजैक्शन होती रुक जाए? सर वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। वो फिर वो यूपीएस पर आते हैं। यूपीएस क्या करता है? अनइंटरप्टेड कर देता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर यूपीएस होगा तो ये वाला पंखा बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये
बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान है कि बिजनेस कॉन्टिन्यू रहे। मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता आग का कोई सीन होता है, हमने अपने साथ वाले इदारे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि यार अगर हमें कभी मजबूरी हो जाए तो हम अपनी क्लासेस आपके पास करा लेंगे, आपको कभी मजबूरी हो जाए तो आप अपनी क्लास हमारे पास करवा लेना। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल एग्रीमेंट, सर्विस लेवल एग्रीमेंट हुआ हुआ उनके साथ। 4 क्लासेस वो हमें दे देंगे, 4 हम उन्हें दे देंगे अगर उन्हें जरूरत पड़ी। क्लास इदारे में कोई प्रॉब्लम होती है, मैंने क्या किया, मैं फौरन गया और उधर जाके क्लास कंटिन्यू करा दी। सर मेरा लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा था, पढ़ाते पढ़ाते एकदम नीचे गिर गया, लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई, अब ऑन ही नहीं हो रहा, तो मैं कहूँगा कि सॉरी बच्चों मेरा लैपटॉप टूट गया, 3 लाख का नुकसान हो गया है, माजरत है मैं आज नहीं पढ़ा सकता, ये कहूँगा? नहीं सर जी, मैं फौरी दूसरा लैपटॉप मंगाऊंगा और पढ़ाने लग जाऊंगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बिजनेस कॉन्टिन्यूटी है। बिजनेस डिजास्टर से रिकवर कैसे करना है? 3 लाख मैंने मिसाल के तौर पे कहा है, वो सारे लैपटॉप देखने लग गए मिसाल के, समझ गए सर? ये बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, बिजनेस कॉन्टिन्यू रहे, डिजास्टर रिकवरी, डिजास्टर से रिकवर कैसे करना है? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये 2 पहलू हैं, डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, समझ आया? सर इसको प्रॉपर पहले प्लान करते हैं, मौके पे चीजें नहीं हो पाती। आग लगी हो तो हड़बड़ाहट में होते हैं लोग, तो हड़बड़ाहट में थोड़ी काम होना है, ये तो काम पहले होना है कि यार जिसको पहले पता हो कि आग लगी फौरन ऊपर जाके सर्वर पकड़ के नीचे लेके आए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर डिजास्टर रिकवरी, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान, इस पर आगे भी डिस्कशन है, लेकिन मेन क्रक्स मैंने आपको बता दिया है, इस आइडिया को अपने ज़हन में रखना है। फिजिकल सिक्योरिटी के लिए क्या है? बायोमेट्रिक एक्सेस है, कैमराज हैं, ऑन सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो थेफ्ट और वेंडलिज्म को हैंडल करेंगे। और सर एक चीज कंट्रोल है, कुछ ना कंट्रोल ऐसे होते हैं जो हमेशा आपकी जेब में होने चाहिए। मिसाल के तौर पे पॉलिसी बनाना, प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, ये एक कंट्रोल है। उस पॉलिसी पर अमल दरामद को इंश्योर करें, ये दूसरा कंट्रोल है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करें, दूसरा कंट्रोल है। तीसरा पॉलिसी की वायलेशन पर एक्शन लिया जाए, ये तीसरा कंट्रोल है। अगर पॉलिसी को वायलेट किसी ने इंटेंशनली किया है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो, और अगर पॉलिसी की वायलेशन हुई है चूंकि सर्कमस्टेंसेस बदल गए तो पॉलिसी को अपग्रेड किया जाए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये ना बात किताब में नहीं लिखी हुई, लेकिन ये दिमाग में होनी चाहिए कि यार हर चीज का एक निजाम होता है, पॉलिसी होती है, पॉलिसी बनाना भी कंट्रोल है, पॉलिसी को अपडेट करना भी कंट्रोल है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना भी कंट्रोल है, पॉलिसी की नॉन कंप्लायंस पर एक्शन लेना भी कंट्रोल। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? चूंकि हमारा आज की डिस्कशन कंट्रोल पे है, तो जो कंट्रोल की बात मेरे दिमाग में आएगी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बताता रहूं। सर हार्डवेयर रिडंडेंसी, ये जो लैपटॉप गिरा मैं दूसरा लैपटॉप फौरन लगा लिया, ये असल में क्या है? हार्डवेयर की रिडंडेंसी है। सर मेंटेनेंस, अपने मशीन को मेंटेन रखना कि वो खराब हो ही ना। सर आपको जो पता है कि जनरेटर 1000 घंटे चलने के बाद ऑयल तब्दील करना है और जनरेटर 1400 घंटे चल गया है तो वो खराब हुआ है, तो ये डिजास्टर नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। तो सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? उसको क्या करें भाईजान? उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखें, स्केड्यूल करें मेंटेनेंस को, और इक्विपमेंट की हेल्थ को इंश्योर करें। सर पावर बैकअप सॉल्यूशन, यूपीएस और जनरेटर होने चाहिए। जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन, हाँ अब वहां पर जहां पर फिजिकल रिस्क में आपको पढ़ाया था, फिजिकल रिस्क में जहां पर आपको पढ़ाया गया था, हाँ ये उस एनवायरमेंटल रिस्क में आया था कि जनाब अगर कोई ऐसा इलाका है जहां पे जंग चल रही है, सर आप अपना बैकअप ऐसे इलाके में रखें जहां पर अमन है। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर सिनेरियो बताएगा आपने क्या करना है।
अगर तो आपको सीधा सीधा कह देना फिजिकल रिस्क क्या है और उसके रिवॉर्ड क्या है, उससे कद अल्लाह का शुक्र अदा करना, टापो टाप छाप देना। लेकिन इसके चांसेस बहुत रेयर हैं। ज्यादा क्या चांसेस हैं, वो आपको सिनेरियो देगा। अब वो अगर आप वो कह रहे हैं कि जनाब आपने सारा बैकअप ईरान में रखा हुआ है और आपको समझ आ रही कि ईरान में जंग छिड़ी हुई है, तो इसका क्या मतलब है कि मुझे अपना बैकअप कहीं शिफ्ट कर लेना चाहिए या एक एड ऑन बैकअप और भी कहीं रख लेना चाहिए। तो सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर डिफरेंट लोकेशन पर रखें कि अगर एक जगह पर डिजास्टर आ जाए तो वो सर जी, ये जो यार 2001 में जो हुआ था ये 9/11 वाला वाकया, 7 बैकअप से उसके पड़े हुए। आपने ये तो सुना हुआ है बंदे मरे हैं, ये तो सुना हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, कभी ये सुना है कि डाटा लॉस हुआ है? डाटा लॉस नहीं होता सर। लो सर, डिजिटल रिस्क आ गया। अब डिजिटल रिस्क क्या है? कोई भी बंदा पेनिट्रेट कर रहा है। डिजिटल रिस्क आसान, बिल्कुल सीधी बात क्या है, कोई भी बंदा सिस्टम के अंदर घुस रहा है ताकि सिस्टम में कोई अनऑथराइज चेंज कर दे, ताकि सिस्टम को कंट्रोल कर ले, ताकि सिस्टम को अवेलेबल ना ले दे आम लोगों के लिए, सिस्टम में तब्दीली कर ले, कॉन्फिडेंशियल या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हासिल कर ले। यार घूम फिर के यही सारी बातें हैं ना। आपके लिए अवेलेबल नहीं रहने दे। रैंसमवेयर क्या है? उसने एनक्रिप्ट किया है, वो डिक्रिप्ट करने के पैसे मिल रहे हैं, आपके लिए वो अवेलेबल नहीं है। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर फिशिंग अटैक क्या है? उसने सिस्टम को कंट्रोल कर लिया है आपसे लॉगिन आईडी पासवर्ड लेकर। डाटा ब्रीचेस क्या है? सेंस भैया, या उसने वो डाटा आपसे ले लेना है या उसने वो डाटा में तब्दीली कर देनी है या उसने वो डाटा उसको पढ़ लेना है, देख लेना है। सर जी कुछ डाटा की सिर्फ देखना आप नहीं ना चाहते लोग देखें। आई क्या, आपने कराची से लाहौर भेजा है क्या कहते हैं डीएसआर का पेपर, एक बच्चा पढ़ लेता है, कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ पढ़ा है। खैर है पढ़ने की, सर वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, उस कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं होनी चाहिए थी, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कोई दूसरा ना पढ़े, एक हरकत। दूसरा, वो बंदा ना सिर्फ पेपर देखे बल्कि पेपर के 3 सवाल भी बदल दे। तीसरा, वो बंदा ना सिर्फ पेपर के सवाल बदले, पूरा पेपर ही डिलीट कर दे। यार ये मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते ना। अल्टीमेटली इन सब से ये वाली चीज निकलती, इतने ज्यादा मैसेज कर दिए जाएं लाहौर आई कैप में कि जो कराची से पेपर आना था वो पेपर पहुंचे ही ना। तो यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ओवरवेलमिंग द सिस्टम विद ट्रैफिक के वो डिसरप्ट हो जाए उसकी अवेलेबिलिटी। सर अभी कोई फ्लॉ आइडेंटिफाई हुआ था, आपने उसे ठीक कराना था, उससे पहले उसके जरिए अटैक हो गया। ये सारे वो हैं। सर जी करना क्या है, हल क्या है, ये बताएं। हमने तो आज कंट्रोल पढ़ने थे, मैंने कहा जरा रिस्क को भी एक टच दे दो। सर जी साइबर सिक्योरिटी टूल्स, क्या टूल है सर जी? ये जनरल टूल्स, फायरवॉल, हर नेटवर्क के अंदर जो डाटा आ रहा है और जा रहा है उस पर नजर कड़ी रखी जाए किस इस टूल के जरिए जिसको फायरवॉल कहते हैं। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, वो पैटर्न, वो आईडी जो अजनबी है, जो अननोन है, उसको डिटेक्ट किया जाए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर को, जो वायरस को आने ना दे। अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करें, क्यों? फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग जैसे अटैक से कैसे बचना है। कैसे पता है इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है? आप खुद उसको फिशिंग अटैक कर रहे होते हैं। बैंक वाले खुद अपने एम्प्लॉय पर आर्टिफिशियल सिमुलेट कर देते हैं अटैक, चेक करने के लिए कि ये लड़का कुछ इसको कल है कि नहीं है, या ये अपना पासवर्ड बता देते हैं। सर ये क्या है? एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना। डाटा को एनक्रिप्ट करना। डाटा को एनक्रिप्ट करने का क्या मतलब है? एक तो एक्सेस को रोका है, दूसरा ये है कि भैया पहला तो पॉइंट ये है कि ये मोबाइल में अपने पास महफूज रखूं कि कोई दूसरा बंदा इसको ना हासिल कर सके। दूसरा काम ये क्या, अगर किसी ने हासिल कर भी लिया है तो भी मैंने इसके अंदर एक लॉक लगाया हुआ है जो सिर्फ मुझे पता है। तीसरा ये कि जो डाटा मैंने सेव किया हुआ है
वो डाटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में है, मैं उस पर पासवर्ड लगाऊंगा तो वो खुलेगा वरना नहीं खुलेगा। सर डाटा को एनक्रिप्ट करना एनकोडेड फॉर्म में, स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन जिसका, जो कि अगर कोई बंदा मोबाइल, अगर कोई बंदा डिवाइस, अगर कोई बंदा एक्सेस हासिल भी कर ले फिर भी उस डाटा को समझ ना सके, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। एमएफए क्या है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड भी, थंब इंप्रेशन भी, ओटीपी भी, तीनों का। सर डिनायल ऑफ सर्विसेज के लिए क्या करें? सर जी आप क्लाउड सर्विसेज यूज करें और ट्रैफिक कंट्रोल को यूज करें ताकि ऐसे अटैक को ब्लॉक किया जा सके। वर्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, अपने सिस्टम में वर्नरेबिलिटी को चेक करवाएं कि कहीं कहां पर कमजोरी है जहां से अटैकर अटैक कर सकता है। ये वर्नरेबिलिटी और पैच मैनेजमेंट होती है। इंसिडेंट रिस्पांस प्लान क्या है? क्विकली आपका प्लान होना चाहिए कि कोई हादसा हो गया, आपकी टीम हर वक्त रेडी होनी चाहिए, कोई भी हादसा हर वक्त हो सकता है। सर क्विकली डिटेक्ट करें, कंटेन करें, रिकवर करें साइबर अटैक को। इंसिडेंट रिस्पांस प्लान की बात वैसे आगे करनी थी, थोड़ी सी बात अभी कर दूं, अगर एंड पे टाइम ना हुआ तो ये ना हो कि वो रह जाए। सर जी इंसिडेंट हादसे को कहते हैं। सर ट्रैफिक के इतने कवानीन है, इतनी पॉलिसीज हैं, गाड़ी पे बेल्ट पहने, हेलमेट पहने, हर चीज करें, इसके बावजूद हादसे हो ही जाते हैं। सर इसी तरह ही ये वाले हादसे, आईटी रिलेटेड हादसे भी हो ही जाते हैं। तो क्या होना चाहिए? इंसिडेंट रिस्पांस प्लानिंग होनी चाहिए कि यार अगर हादसा हो जाए तो किसकी क्या जिम्मेदारी, किसने क्या करना है, दैट शुड बी वेरी क्लियर। उसको रिस्पॉन्ड किया जाए, उसको रिकवर किया जाए। एक बंदा है वो गाड़ी पर गिर गया है तो जनाब फैमिली है, अब कुछ लोग होंगे वो क्या करेंगे, फौरन उन्हें साइड पे लेके आएंगे, पीछे से ट्रैफिक खोलेंगे। एक बंदा जो है वो 1112 को फोन करेगा, 1112 आके उनको मरहम पट्टी करेंगे, जहां पे उनको अस्पताल लेके जाने की जरूरत है वहां अस्पताल लेके जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे यार इस बाइक की हिफाजत हम कर लेते हैं, हम रेलिवेंट जगह तक पहुंचा देते हैं, चीजों को रिकवर कर रहे हैं ताकि नॉर्मल ट्रैफिक चलना शुरू हो जाए। इसी तरह ही अगर इंसिडेंट आपके इदारे में हो रहा है तो ये सारा सिस्टम पहले बना होना चाहिए। प्लानिंग है, हादसा हो जाए तो क्या करना है इसको पहले देखेंगे, फिर वही बात लाइट जाने के बाद नहीं सोचेंगे आप क्या करें। हर बंदे को पता है किसने क्या करना है और हमारी सर्विसेज कंटिन्यू रहे। सर जी ह्यूमन रिस्क, इंसान से रिलेटेड रिस्क है, और ह्यूमन रिस्क है अगर मैं उसकी बात करूं कंट्रोल्स की तो भाई फिर वही ट्रेनिंग्स। अब जब भी ह्यूमन रिस्क है, अब ये रेपिटेशन शुरू भी हो गई, अभी आप देखना रिपीट होता कितना है। जब भी ह्यूमन रिस्क आया, इंसान आया, फिशिंग आई, सोशल इंजीनियरिंग आई, आपने सबसे पहले हाथ कहना है ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। लोगों को ट्रेन करें, क्या करें? सिमुलेट अटैक करें, नकली अटैक करें। सर जी एक्सेस को कंट्रोल करें। भैया उस आपको आपके पास एक्सेस थी और उसकी वजह से ही किसी बंदे ने आपको उल्लू बनाया ना, और अगर आपको एक्सेस ही लिमिटेड दी हो, सिर्फ रोल बेस्ड एक्सेस दें, किसी को उसके अलावा एक्सेस दें ना। सर जी कंट्रोल में एक है यूजर एंड एंटिटी बिहेवियर एनालिसिस। सर जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप यूजर और एंटिटी बिहेवियर एनालिसिस का मतलब है कि ये चीज देखें कि ये बंदा, यार ये हाँ जी, अच्छा ये चीज देखें कि ये बंदा, इसकी हरकतें क्या हो चल रही, बिहेवियर कैसे देखते हैं। मैंने कल भी बात की थी, आज फिर बात करता हूं। एक बंदा 9 से 5 जॉब करता है, वो रात 2 बजे क्यों लॉगिन आईडी पासवर्ड क्यों एक्सेस कर रहा है सिस्टम को? दिस इज अनयूजुअल। एक बंदा है वो पिछले 3 साल से तकरीबन 15 से 20 GB डाटा पर मंथ डाउनलोड करता है अपने काम के लिए, लेकिन उसने इस 2 दिनों में 500 GB डाटा डाउनलोड किया। दिस इज अनयूजुअल। एआई इस तरह के पैटर्न्स को तो आइडेंटिफाई करके हाईलाइट करता है, कोई ध्यान न देखो हो की रहा है। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है?
अब यूजर के बिहेवियर को देखें सर। उसके बाद आ गया पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ये क्या है? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ये क्या है? सर जी आप प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। जहां पर इंसान होता है ना वहां पर पॉलिसीज बनती है, जहां पर मशीनें होती हैं वहां पर सिस्टम बनता है। क्योंकि सिस्टम को तो जो कहा उसने करना ही है, खत्म। इंसान के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे उसने पासवर्ड रखना है, उससे पॉलिसी हो गई पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, 8 डिजिट्स का होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, हर 3 माह बाद पासवर्ड चेंज करें, ये सारी चीजें। सिमुलेटेड अटैक, ये नकली अटैक करके चेक करें लोगों को समझ आए या नहीं है। एग्जिट प्रोसीजर, जो बंदा नौकरी छोड़ के गया है उसको पहले ये नहीं कहना नौकरी छोड़, उसको कहना है आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बताएं। उससे पहले लॉगिन आईडी पासवर्ड लेकर उसको सारा उसकी कंट्रोल उसकी एक्सेस खत्म करके फिर उसको कहना है आपने कल से नहीं आना। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? ये सारे ह्यूमन रिलेटेड रिस्क है। आपको कोई बड़ी बात नहीं, एक सिनेरियो है कि मिस्टर ए जो है वो बड़ा नाराज और बड़ा गुस्से में है और उसको फायर कर दिया गया इदारे से। एक जूनियर का कहना है कि ये कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। आप बताएं रिस्क क्या है? ह्यूमन रिस्क है, जानबूझ के नुकसान पहुंचा सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, सिस्टम को। ठीक हो गया? उसका कंट्रोल क्या है? उसको फायर करने से पहले उससे उसकी एक्सेस को खत्म करें। जब लीव करे एट द टाइम ऑफ लीविंग कह लें, अब डिपेंड करता है, लेकिन एट टाइम्स कभी सिनेरियो ऐसा आता है कि वो कहता है कि भाई वो बहुत गुस्से में है, उसने कोई गलत काम किया, उसे फायर कर दिया गया, तो उसको फौरी तौर पे उससे क्या करें, ये खत्म करें। एनवायरमेंटल रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क में भी घूम फिर के आपकी बिजली का अगर खराबी भी है तो यूपीएस और जनरेटर होना चाहिए। रेपिटेशन शुरू हो गई है सर जी, एसी लगवाएं, बहुत ज्यादा गर्मी है तो सर एसी का काम है। जो ग्राफिकल रिस्क है तो अपने बैकअप को मुख्तलिफ जगहों पर रखें। सर जी बाज़ों का तो आप क्या करते हैं, रिमोट वर्किंग सिक्योरिटी, ये बड़ी मजे की चीज है कि सर अब लोग रिमोटली काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर पॉलिसीज होनी चाहिए। कौन सा डाटा हमारा सेंसिटिव हो, किस किस के पास हो, और कॉन्फिडेंशियलिटी को कैसे इंश्योर किया जाए। सिक्योर रिमोट एक्सेस, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए जो है ना रिमोट एक्सेस को सिक्योर किया जाए। एंड पॉइंट प्रोटेक्शन होनी चाहिए, डिवाइस मैनेजमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए ताकि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स को सपोर्ट किया जा सके। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए, रैपिड रिकवरी एंड मिनिमाइज डिस्ट्रप्शन। अच्छा जी, थर्ड पार्टी रिस्क। अब थर्ड पार्टी रिस्क का मतलब है आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है और उसने कोई हरकत उल्टी कर दी है, उसकी एंड पर गलती है, उसने खराबी कर दी है। अब क्या करें सर? वेंडर को असेस करें, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया वो कितने जोखा था, वो आपका काम हैंडल कर भी सकता था या नहीं, और एक बार असेस करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसे मॉनिटर भी करें। फिर क्लाउड सिक्योरिटी को भी देखें, कॉन्फ़िगरेशन को भी देखें, अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए डाटा की प्रोटेक्शन की, कॉन्फिडेंशियलिटी की चिक उस कॉन्ट्रैक्ट में डालें। और अगर कोई क्रिटिकल सर्विसेज है उससे रिलेटेड डाटा अपने पास भी बैकअप के तौर पे रखें। सर मेंटेन बैकअप प्रोवाइडर और इन हाउस ऑल्टरनेट फॉर क्रिटिकल थर्ड पार्टी सर्विस। आपने एक दूसरे के साथ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है लेकिन तीसरे के साथ भी करेंगे, अगर वो काम ना करे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपने आप को सेफगार्ड करें, पेनल्टी क्लॉज डालें, अगर हमारा नुकसान हुआ तो हम आपसे रिकवर करेंगे। सर जी उसका ऑडिट करें, ये बात हुई है, ये असेसमेंट बुनियादी तौर पे उसकी ऑडिट की बात है। ले सर, फिर रेगुलेटरी रिस्क था, इसके अंदर बेसिकली रेगटेक सॉल्यूशंस हैं, ये टेक्नोलॉजी है, और ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग और पॉलिसी एनफोर्समेंट है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT ये होता है
फाइनेंसिंग फॉर टेररिज्म जिसको बोलते हैं, CFT कहते हैं कम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। इसके वजह से रूल्स हैं, इसकी बात की है उसने, यानी कंप्लाइंस के हवाले से कंट्रोल्स हैं, रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हैं, ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग है, पॉलिसी एनफोर्समेंट है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT सिस्टम है। सर जी ये सारी बातें आपके साथ कर दी मैंने, जनरली क्या क्या कंट्रोल्स हैं। अच्छा जनाब, ये सारी बात करने के बाद मैं आ गया चैप्टर नंबर 15 पे, और चैप्टर नंबर 15 पे आते ही जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा तो आप कहेंगे भाईजान ये क्या कर रहे हैं, ये तो हो गया। सर उसने कहा प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से हैं, टॉपिक है यूनिट नंबर 4 स्ट्रेटजीज फॉर साइबर सिक्योरिटी डिफेंस। सर जी साइबर सिक्योरिटी डिफेंस की स्ट्रेटजीज, इस पर वो क्या कहता है, वो कहता है सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स है, कौन कौन से सर, वही ऑथेंटिकेशन है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड, लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, वो कहता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी हो, यानी लॉगिन आईडी पासवर्ड भी डालें और एक OTP भी हो या थंब इंप्रेशन भी हो, या MFA हो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो, लॉगिन आईडी पासवर्ड भी हो, OTP भी हो और थंब इंप्रेशन भी हो, इसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन। फिर आ गया एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या है, डेटा को एनक्रिप्ट कर दें, एनकोड कर दें ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच ना हो। डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी एट रिस्क कब होती है, 2 सूरतों में, जब डेटा सिस्टम में स्टोर्ड होता है या डेटा इन ट्रांजिट होता है। इन दोनों केसेस में डेटा को एनक्रिप्टेड होना चाहिए ताकि इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच ना हो। एनक्रिप्शन करने की 2 टेक्निक है, एक को कहते हैं सिमेट्रिक एनक्रिप्शन और एक को कहते हैं एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन। सिमेट्रिक एनक्रिप्शन में डेटा को एनक्रिप्ट करना और डीक्रिप्ट करना सेम की से होता है, और एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन में डेटा को एनक्रिप्ट करना और डीक्रिप्ट करना अलग अलग की से होता है, एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। सर जी एसिमेट्रिक जो है वो इसके अंदर डेटा जब आप शेयर करते हैं साथ उसकी की भी शेयर करते हैं, फास्ट है, सिक्योर है। मसला सिर्फ एक है कि जहां पर आपने डाटा शेयर किया वहां पर की भी शेयर करेंगे, उस की के जरिए डाटा डिक्रिप्ट होगा और आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। लेकिन अगर की इंटरसेप्ट हो गई, अगर की किसी दूसरे बंदे तक पहुंच गई तो आपकी सारी कॉन्फिडेंशियलिटी गई सर जी। हाँ, जो एसिमेट्रिक है उसका क्या फायदा है, डाटा एनक्रिप्ट होता है और डीक्रिप्ट होता है, इसमें दरमियान की कोई की का चक्कर नहीं है। एनक्रिप्ट एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। पब्लिक की वो की होती है जो सबको पता होती है, प्राइवेट की वो की होती है जो किसी को नहीं मालूम होती। अब होता क्या है, जब आपको कहा जाता है आप व्हाट्सएप पर कि जो चैट इज एंड टू एंड, मैसेज आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, इसका क्या मतलब है, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की है, यानी आपने ये मैसेज सेंड किया तो आपके पास से एनक्रिप्ट होके निकलेगा, लेकिन ये डीक्रिप्ट किसके पास जाके होगा, सिर्फ उस बंदे के पास जाके डीक्रिप्ट होगा जो नंबर है जहां पर आपने सेंड किया। वो बंदा जब वसूल करेगा तो वो डीक्रिप्ट हो जाएगा। ये एसिमेट्रिक है, इसमें एक पब्लिक की है और एक प्राइवेट की है। पब्लिक और इसमें कोई की एडिशनल की जरूरत नहीं होती उसको डीक्रिप्ट करने के लिए। तो सर ये सीन है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन का। फिर उसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट है। सर एनक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा ट्रेवल कर रहा होता है, ठीक है, और जब आप कह देते हैं कि ये सर अली इमरान को मैसेज है तो सर अली इमरान के नंबर पर जाकर ही वो मैसेज डीक्रिप्ट होगा, वरना डीक्रिप्ट नहीं होगा। उसकी थीम ही यही है ना, उसको असल में ताला लगा के सेंड किया और वो उस अपने मकाम पर जाके खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा।
आसान अल्फाज में मैं समझाने के लिए बताता हूँ, एनक्रिप्ट कह दो कि ताला लगा दिया, एक बैग है जो कहा कि भाई ये अली इमरान को दो, वो अली इमरान के पास, अली इमरान के हाथ से खुलेगा वरना खुलेगा ही नहीं। हाँ, यहां पर यह बात है कि मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिसके जरिए चीजों को एनक्रिप्ट किया जाता है। ये एक मजबूत ताला है जो नहीं टूटता, जिसकी हमने बात की। वो कहते हैं 256 बिट का एनक्रिप्शन है, यानी आप समझ लो कि 256 कीज लगेंगी तो वो ताला खुलेगा। सर समझ आ रहा है? यानी वो बहुत उसकी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि कोई बंदा उसकी चाबी बना ले या उसको खोल ले। समझ आ रहा है? तो ये बात है। की का मतलब पिन कोड नहीं होता। की का मतलब होता है कि आप, मिसाल के तौर पे मैंने आपको डाटा सेंड किया है, एक बच्चे ने, मैं असल में एनक्रिप्शन की बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब आप इंटरेस्ट ले लें तो सुन लें। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया है कि सर जी मेरे अब्बू बड़े गुस्से में हैं, मुझे बता दें मेरे टेस्ट में कितने मार्क्स आए। मैंने उस बच्चे को मैसेज किया 77 और उस बच्चे के पर्सनल नंबर पर भी एक मैसेज कर दिया कि एक्चुअल मार्क्स डिवाइडेड बाय 7 करके निकाल लो। सर समझ आ रहा है? वो जो 77 है वो एनक्रिप्टेड डाटा है और ये की है जिसके जरिए वो उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। सर समझ आ रहा है? समझाने के लिए बताया सर। सर जी उसके अंदर ये की होती थी ना, ये इंटरसेप्ट हो जाती थी। जहां पर डाटा दे रहे हैं उसी चैनल, अभी मैंने आपको ये एग्जांपल दी, इसमें एक मसला है। वो मसला ये है कि सर अगर एक ही नंबर है तो क्या करेंगे? अगर मैं उसी नंबर पे 77 भी लिख रहा हूँ, उसी पे ही बच्चे को मैसेज भी कर रहा हूँ कि यार डिवाइडेड बाय 7 कर दो, तो ये मैसेज भी उसका अब्बा पढ़ लेगा। सर समझ आ रहा है ना? तो यहां पर एक मसला ये था कि वो की जो है ना, अगर वो इंटरसेप्ट हो जाए तो फिर वो डाटा इंक्रिप्टेड नहीं रहता। सर डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है? सर जी डिजिटल सर्टिफिकेट बेसिकली आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि ब्लू टिक लगा होता है फेसबुक पे भी और इस पे लिंक्डइन पर भी। इसका मतलब होता है कि इसकी आइडेंटिटी वेरीफाइड है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग जनरली काम कर रहे होते हैं, जब उनका अकाउंट बंद होता है या वो हैक होता है तो वो एक नया अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके ऊपर ब्लू टिक आ जाता है कि यार ये ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करता है कि ये जेन्युइन बंदा है और ये कोई 2 नंबर अकाउंट नहीं है। बेसिकली वो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है। सर जी आप जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक को कैसे पता चलता है ये आप ही हैं? सर जी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके पास और किसी के पास नहीं, इससे पता चलता है। आपने अक्सर नोट किया हो जायज कैश में जब आप ट्रांजैक्शन पूरी कर देते हैं और जब वो आप कह देते हैं कि जी ये पैसे सेंड कर दो, उस वक्त वो एकदम पूछता है भी वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल कोड डाले, होता है? सर आप वो डालते हैं, मेरा वो कोड है 1989, ठीक है? तो जब जायज कैश की ट्रांजैक्शन करने के बाद मैं 1989 करता हूं, फिर जाके वो पैसे सेंड करता है, उससे पहले नहीं करता। ये कोड वो दोबारा क्यों पूछ रहा है? वेरीफाई करने के लिए कि ये वही बंदा ही है, आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए। बेसिकली इसके लिए मुख्तलिफ आइडेंटिटी के ये वही आइडेंटिटी, उसकी एश्योरेंस के लिए मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ बॉडीज हैं, उनको कहा जाता है सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज, सीएज। और इसमें आमतौर पर डिजीसर्ट, ग्लोबल साइन, लेट्स एनक्रिप्ट और सेक्टिगो, ये 4 मारूफ इदारे हैं। अच्छा जी फायरवॉल क्या है? फायरवॉल की बात हम पहले कर चुके हैं कि एक गार्ड बैठा हुआ है और हर नेटवर्क पर एक ऐसे पॉइंट पर जहां से सारे डाटा ने इन और आउट होना है, वहां पर एक टूल इंस्टॉल कर दिया गया है जिसको फायरवॉल कहते हैं। ये सारे डाटा को देख रहा है, कहां से आ रहा है ये भी देख रहा है, क्या डाटा है ये भी देख रहा है।
वो कहता है पुराने दौरों में तो ये मुनासिब ही चलता था, अब इन्होंने इसको अपग्रेड कर दिया है, इसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इंट्रोड्यूस हो चुका हुआ है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम भी है। कौन सा डाटा है इंट्रूडर से आ रहा है तो उसको रोकना या नहीं रोकना। डीप पैकेट इंस्पेक्शन भी है। डीप पैकेट इंस्पेक्शन पता क्या है यार, एनक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा को भी ये इंस्पेक्ट कर लेता है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो नेटवर्क में आके उसमें खराबी का बाइस बनेगी, उसके ऑपरेशन को डिसरप्ट करेगी, और कोई मेलवेयर तो नहीं है सर। ये वो कहते हैं फायरवॉल अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हो चुके हैं, चूंकि इस फायरवॉल के अंदर अब क्या चीज ऐड हो चुकी है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और दूसरा डीप पैकेट इंस्पेक्शन। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो इंट्रूडर है उसको रोकती है, और डीप पैकेट इंस्पेक्शन एनक्रिप्टेड फॉर्म में भी डाटा के पैटर्न्स को असेस कर लेती है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं जो नेटवर्क में ऑपरेशंस को डिसरप्ट करेगा या खराब करेगा सर। फिर नीचे उसने कहा दो तरह के फायरवॉल्स हैं, एक होस्ट बेस्ड फायरवॉल है और एक नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल है। होस्ट बेस्ड फायरवॉल जो है इंडिविजुअल डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है, और नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल जो है वो एंटायर नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। सर मैंने आपको ये सारी बातें बड़ी डिटेल में बता दी, फायरवॉल और ये सब। डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग, अभी तक हमने बुनियादी तौर पर ये जो 3-4 कंट्रोल्स पढ़े हैं, ये सारे कंट्रोल्स कौन से कंट्रोल थे, जो के प्रिवेंट करते हैं। अब जो कंट्रोल पढ़ने लगे ये डिटेक्ट करते हैं और मॉनिटर करते हैं। डिटेक्शन क्या है? डिटेक्शन का क्या मतलब है सर? डिटेक्ट करना यानी ये जो सॉफ्टवेयर या जो डाटा आपके पास आया है, जो एप्लीकेशन है, ये क्या कर रही है, रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है। सर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जो डिटेक्ट करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करते हैं, ब्लॉक करते हैं और रिमूव करते हैं मेलवेयर को फ्रॉम द कंप्यूटर। ये बेसिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये वायरस है, वॉर्म है, ट्रोजन है या अदर मैलिशियस प्रोग्राम है, और इसको फिर रिमूव कर देते हैं। सर एंटीवायरस बेसिकली सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन है, वो इसके पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डाटा के पैटर्न को कि इसका पैटर्न क्या है, और पैटर्न की बेस पर ये देख लेते हैं कि क्या हमें इसको क्या कहते हैं आइडेंटिफाई करना चाहिए एज अ वायरस या मेलवेयर, और इसको क्या ब्लॉक करना चाहिए। सर वो बेसिकली इट आल्सो यूजेस एक्सपेरिमेंटल एंड बिहेवियर बेस्ड टेक्निक। अच्छा वो जो ऐप है या वो डाटा जब सिस्टम में है तो वो बिहेव किस तरह कर रहा है? क्या वो अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? हरकतें कैसी कर रहा है, हरकतों की बेस पे जज किया जाता है। सर वो कहता है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक्सपेरिमेंटल और बिहेवियर बेस्ड टेक्निक के जरिए डिटेक्ट करते हैं। एक तरफ तो हमने उसे बता दिया ना इस तरह का पैटर्न होगा तो आपने उसे सिस्टम के अंदर नहीं आने देना, ब्लॉक कर देना, और एक नया पैटर्न आया है लेकिन उसकी हरकतें ऐसी हैं जिस बेस पर वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये भी वायरस या मेलवेयर है। रियल टाइम स्कैनिंग चेक फाइल्स, अब रियल टाइम में फाइल्स को स्कैन किया जा रहा होता है। जब फाइल्स आपके पास आ रही होती हैं, आप यूएसबी लगाते हैं तो वो आपको पूछता है भाईजान आपने यूएसबी लगाई है, रिकमेंडेड ये है कि इसको स्कैन कर लो, होता है। उसी वक्त आप तो कह देते हैं अभी जरूरत नहीं है, नॉट नाउ, जान छुड़ाई, लेकिन वो असल में स्कैन करते हैं तो वो उसी रियल टाइम में स्कैन कर लेता है कि क्या कोई ऐसी चीज तो नहीं है। सर ईमेल में अगर कोई वायरस आ जाता है या कोई ऐसी चीज आ जाती है जो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर सके तो वो वहां पर भी एक ऑप्शन होती है कि स्कैन कर लें। तो ये बेसिकली, और बाज़ औक़ात वो स्कैन को स्केड्यूल कर लेते हैं कि आप रेगुलरली स्कैन कर पाए। मॉडर्न एंटीवायरस टूल एआई और मशीन लर्निंग को इस्तेमाल कर लेते हैं सिस्टम के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए। दिस हेल्प्स इन डिटेक्टिंग जीरो डे अटैक और एडवांस्ड मेलवेयर। तो भैया ये सारी बात असल में किसकी कर रहे हैं आप? एंटीवायरस और एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर को मतलब जो
अटैक से रोकना है वो प्रिवेंटिव है, वो मैंने बता दिया, एक्सेस कंट्रोल, फायरवॉल, एमएफ और वो सारी चीजें गिनती की आइटम्स हैं सर। आगे चलते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम। सर जी मैं इसको समझाने के लिए अक्सर एक मिसाल देता होता हूँ कि सर हमारी शादी में हमने शादी का इवेंट ऑर्गेनाइज किया, फैमिलीज होती हैं, तो एक बंदे को बाहर खड़ा किया होता है जो सिर्फ बैठ के देख रहा होता है कि भाई आप किस तरफ से हो। वो कहते हैं मैं लड़की वालों की तरफ से, वो कहते हैं हकीके का फंक्शन है, लड़की लड़के का तो चक्कर ही नहीं है। तो सर मेरा पॉइंट समझाया, इंट्रूडर ये अजनबी है, इसको डिटेक्ट करना है, ये आएगा उस फंक्शन में खराबी करेगा। सर इसी तरह इंट्रूडर को प्रिवेंट और इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम डिटेक्ट करता है और प्रिवेंशन सिस्टम क्या होता है, उसको ब्लॉक करता है। और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, इसको ब्लॉक करता है। सर मैं अक्सर आपको मतलब एक और एग्जांपल दूं अगर आप रिलेट कर सकें तो। सर आप देखिए आपकी गाड़ी है, आप उसमें चाबी लगाते हैं, गाड़ी हर रोज ऑन होती है, स्टार्ट होती है, लेकिन अगर कोई अनयूजुअल की लगाते तो एकदम एक अलार्म बोलने लग पड़ता है। अक्सर होता है ना कि जिन्होंने अलार्म डिटेक्शन सिस्टम लगाया होता है, वो कोई भी बंदा उसको टच करता है तो वो फौरन अलार्म डिटेक्शन शुरू हो जाती है कि जनाब ये बुनियादी तौर पे क्या है, ये इंट्रूजन डिटेक्शन है। इंट्रूडर को डिटेक्ट करके वो अलार्म बोलता है ताकि पता चल जाए कि भाई ये कोई बंदा गाड़ी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। सर जी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में डिटेक्शन होती है सस्पिशियस एक्टिविटी की और नॉन अटैक सिग्नेचर की। किस पैटर्न का सॉफ्टवेयर, किस पैटर्न की ऐप, किस पैटर्न का डाटा आएगा तो उसने अलर्ट होके डिटेक्शन दे देनी कि जी कोई ऐसा डाटा है जिसको रिव्यू करने की जरूरत है। और दूसरा इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है, अगर नोन है तो उसको क्या कर देना है, ब्लॉक ही कर देना है। लो सर अगली चीज आ गई, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। सर जी हमारा ना एक एडमिन डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट में एक साहब बैठे हुए हैं जिनका काम सिक्योरिटी का है। वो पता क्या करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछा, कैमरास को भी देखा, टीचर से भी मालूमात की, ऑफिस बॉयज को भी देखा, हर वक्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं कोई ऐसा इवेंट तो नहीं हो रहा जिससे उनको फील हो कि चोरी हो सकता है। अच्छा जब भी बंदा कोई चीज चोरी करने लगता है तो ऐसा नहीं कि ये चीज उठा के ले जाएगा, वो सबसे पहले ये चीज उठा के उधर रखेगा और नोट करेगा कोई देख तो नहीं रहा, और फिर उसके बाद वो बंदा बाहर लेके जाएगा। सर जी होता पता क्या है, ये साहब जो सारी जगहों की मालूमात, सारे सिस्टम से मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से, इसी तरह ही एक सिस्टम होता है जो कंप्यूटर के अंदर ये वाला काम कर रहा है, उसको कहते हैं सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सीम। ये क्या करता है सर, ये डाटा को कलेक्ट करता है फायरवॉल से, आईडीएस से, एंटीवायरस से, सर्वर से और एंड पॉइंट से कि भाई कोई ऐसा मसला तो नहीं हो रहा। डाटा कलेक्ट करता है और फिर असेस करता है, रियल टाइम में भी डाटा एनालाइज कर रहा होता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही, उसको डिटेक्ट किया जाता है। मॉडर्न सीम जो है वो एआई और मशीन लर्निंग को यूज करते हुए डिटेक्शन करते हैं और प्रिडिक्ट भी करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को अलर्ट करते हैं थ्रेट आते ही कि जनाब इससे पहले कि कोई थ्रेट आए और वो आपके सिस्टम को खराब करना शुरू करे, ऑपरेशन को डिस्टर्ब करना शुरू करे, वो एक अलर्ट दे देते हैं कि जनाब ये आ गया। वो बुनियादी तौर पे एआई टूल्स क्या करते हैं, वो यूजर एंड एंटिटी बिहेवियर को एनालाइज कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आ गया सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स, एसओसी। सर ये क्या होता है, एसओसी इज अ सेंट्रलाइज्ड यूनिट responsible for continuous security monitoring. It detects and responds to security incidents 24/7, 24 घंटे। सर ये सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है, ये एक सेंट्रलाइज यूनिट है जो कॉन्टिन्यूसली सिक्योरिटी को मॉनिटर कर रहा है 24/7। ये डाटा को कलेक्ट करता है और एनालाइज करता है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बेसिकली ये जो सीम है ये असल में सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर ही है। Endpoint detection and response or threat intelligence feed. SOC correlates event to identify. सर
जिस तरह एक कैमरे से दूसरे कैमरे को जोड़ते हैं और गार्ड भी कह रहा है एक मशकूक बंदा आया, कैमरे में भी नजर आ रहा है मशकूक आया, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं, एक सारी चीजों को जोड़ के नतीजा निकालते हैं कोई थ्रेट तो नहीं आने वाला। बिल्कुल इसी तरह वो कहता है कि जनाब SOC को रिलेट करता है इवेंट को, क्या आइडेंटिफाई करे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही। जो मैच्योर SOC होते हैं वो तो डिजिटल फोरेंसिक में भी इस्तेमाल होते हैं और इंसिडेंट रिस्पांस में भी इस्तेमाल होते हैं ताकि इंसिडेंट्स को एफिशिएंटली हैंडल किया जा सके। सर इंसिडेंट रिस्पांस प्लानिंग की बात तो मैं आपसे पहले भी कर चुका हुआ हूं। पहला स्टेप होता है कौन कौन से इंसिडेंट आएंगे तो क्या करना है, दूसरा स्टेप होता है रिकवरी करना, तीसरा स्टेप होता है अपने आप को अपग्रेड करना कि अगर आइंदा कभी इंसिडेंट हो जाए तो हमने क्या करना है। सर ऑटोमेटेड सिक्योरिटी है, ये सारे कंट्रोल्स हैं। इंसिडेंट रिस्पांस प्लानिंग भी एक कंट्रोल है, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर चुके थे 2-3 बार पहले, तो मैंने उसके बारे में बात नहीं की। वजह क्यों, क्या वजह है कि अटैक हुआ है, क्या वजह है कि थ्रेट है, क्या वजह, रिस्क की वजह क्या है, ये पहला स्टेप होता है देखना। दूसरा स्टेप होता है रिकवर करना। आपको पता है जब आपके एक सिस्टम में, सिस्टम जो नेटवर्क से कनेक्टेड है, वहां पर जब कोई थ्रेट या वहां पर जब कोई मेलवेयर आता है तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि उसको आइसोलेट कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे जिसको कोविड होता था तो सबसे पहला काम ये करते थे कि यार उस कमरे के अंदर चले जाओ, अब किसी से नहीं जुड़ना, नहीं तो उसको भी हो जाएगा। इसी तरह इसको भी क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। तो बुनियादी तौर पे इंसिडेंट हो गया, उस सिस्टम को नेटवर्क से अलग कर दिया, उस सिस्टम को रिपेयर किया, डाटा रिकवर किया, और फिर अगला स्टेप ये होता है कि अपने सिस्टम को इतना बेहतर करने के आइंदा ऐसा इंसिडेंट ना हो। सर जी ऑटोमेटेड सिक्योरिटी के अंदर स्टैंडर्डाइज्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, यानी अब ऐसी सिक्योरिटी है जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं, टूल्स हैं जिनके जरिए सिक्योरिटी हो रही है, और उसमें बेसिकली डिटेक्ट कर देते हैं अगर आपका सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो या मिसकॉन्फ़िगरेशन हो। ये स्टैंडर्डाइज्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल टूल है जिसके जरिए आपके नेटवर्क की वल्नरेबिलिटी हाईलाइट हो जाती है, आपका सॉफ्टवेयर आउटडेटेड है तो हाईलाइट हो जाता है, मिसकॉन्फ़िगरेशन को हाईलाइट कर देते हैं, और कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है। अगर कहीं कोई अटैक, कोई थ्रेट, कोई रिस्क आता है तो उसको आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। सर जी अगर एकदम बहुत ज्यादा डाटा एक्सफिल्ट्रेट कहते हैं निकल रहा है, इनफिल्ट्रेट कहते हैं आ रहा है। इनका मतलब होता है सिस्टम के अंदर डाटा डाउनलोड हो रहा है, एक्सफिल्ट्रेशन का मतलब होता है सिस्टम से डाटा जा रहा है। दोनों केसेस में अगर अनयूजुअल है तो इसको हाईलाइट किया जाता है। सर जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट और एक डिफरेंट सा डिस्कशन आपके साथ करने लगा हूं, MSSP। ये MSSP क्या होता है? सर हम लोग ना एक बार चोरी हुई, 2 बार चोरी हुई, तंग आ गए। अब पता क्या किया है, हम लोग ना पढ़ाने के एक्सपर्ट हैं, हम लोग CA के एक्सपर्ट हैं, हम लोग को खोजी नहीं है कि हर वक्त ये सोचते रहे कि कहाँ से चोरी होगी और किस तरह होगी। हमने तंग आकर क्या किया, हमने एक सिक्योरिटी कंपनी के पास गए हैं और उन्हें कहा कि हमें सिक्योरिटी चाहिए 24/7। उन्होंने 2 बंदे भेजे हैं, एक सुबह एक शाम, उनके पास लेटेस्ट गने भी हैं, और हर रोज शाम को उनका ऑफिसर आके देखता भी है कि कोई मसला मसाइल तो नहीं। क्या ख्याल है, ये ऑप्शन बेहतर नहीं? सर ये ऑप्शन सिक्योरिटी के लिए बेहतर है। बिल्कुल यही सब कुछ वर्चुअल दुनिया में भी हो रहा है। कुछ लोग सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो कहते हैं यार ये वाला काम करिए कैसे, हर बार यही देखते रहिए कि टैग तो नहीं हो रहा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? उसके लिए उन्होंने क्या किया होता है, थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया, थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया। उस थर्ड पार्टी को कहते हैं मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर। ये एक्सपर्ट्स होते हैं, इनके पास एडवांस टूल्स होते हैं,
और ये 24/7 प्रोटेक्ट कर पाता है और बहुत कॉस्टली भी नहीं होते यार। वो जो गन है, वो जो टूल्स हैं, वो जो एक्सपर्ट हैं, अगर वो हम खुद खरीदेंगे तो हमें महंगे पड़ेंगे ना। एक कंपनी है जिसने बहुत सी अपने पास वेपन्स भी रखे हुए हैं, एक्सपर्ट्स भी रखे हुए हैं, कमांडो भी रखे हुए हैं, तो वो ज्यादा बेहतर है ना, हमें वो सस्ता पड़ेगा। सर जी ये वाली बात है। 24/7 थ्रेट मॉनिटरिंग, वो क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते, फायदा क्या है उनका एमएसएसपी का? 24 घंटे मॉनिटरिंग और रिस्पॉन्स, एक्सेस टू एक्सपर्टीज, कॉस्ट एफिशिएंट, स्केलेबिलिटी और कंप्लायंस सपोर्ट, लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस, ये सारे काम एमएसएसपी प्रोवाइड कर रही है। ये फायदे हैं उसके। सर्विसेज कौन सी है? अब जरा ध्यान से देखना, सारे थ्रेट भी इसके अंदर कवर हो रहे हैं। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और इवेंट मैनेजमेंट सीम का काम करते हैं। इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन इसका काम, ये भी सुना हुआ है। थ्रेट इंटेलिजेंस एंड इंसिडेंट रिस्पांस, ये वाली बात भी आपने सुनी है। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट एंड पैच ओवरसाइट, कोई कमजोरी है तो उसको देखना और पैच करना। पैच की बात मैंने कल बता दी थी ना सर। फायरवॉल एंड एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, डेटा लॉस प्रिवेंशन, क्लाउड सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, कंप्लायंस रिपोर्टिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज। सर जी, सर ये सारी बात मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। असल में देखो इसमें 2-3 पहलू और हैं। अगर ये वाला बंदा आपने रख लिया तो ये तो एक तो सिक्योरिटी अच्छी देगा, दूसरा आपका फोकस अपनी क्रिएटिविटी पे हो जाएगा जिससे आप बेहतर इनोवेट कर सकेंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। हमने आपके साथ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये सारी बात और सारे कंट्रोल्स डिस्कस कर लिए। एआई से रिलेटेड कंट्रोल की बात करूं सर, एआई क्या, एआई का मसला था, एआई का मसला था बाइस्ड हो जाता है, तो सर उसने कहा क्या करें, इसका ऑडिट करें और बाइस डिटेक्शन करें। एआई का मसला था अनएथिकल यूज हो रहा है, तो क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करके फॉलो करेगी एथिकल एआई। एआई का मसला था कि बाज़-औक़ात आप उस पर ओवर रिलाई कर देते हैं और वो डिसीजन मेकिंग गलत कर देता है, तो वो कहता है एक बंदा उसके ऊपर रखे, ह्यूमन ओवरसाइट होनी चाहिए। एआई का मसला था ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, रीजन नहीं बताता। अब नया एआई आया है जो है एक्स एआई, जो आपको एक्सप्लेन भी करता है कि ये मशवरा दे रहा हूं तो क्यों दे रहा हूं। आईओटी का मसला क्या था, सिक्योरिटी का मसला था। उसने कहा सर जी उसने कहा आपके नेटवर्क में 100 डिवाइसेस है, सर जी 10-10 डिवाइस के सेगमेंट बना लो। अगर मसला होगा तो एक सेगमेंट ही उड़ेगा ना, पूरी 100 डिवाइसेस, पूरा नेटवर्क तो इफेक्ट नहीं होगा ना। यार मेरा पॉइंट समझ आया? ये सर सेगमेंटेशन है। सर जी इसके अलावा सेंसिटिव डेटा एक्सेस कर पाते हैं, डेटा को एनक्रिप्ट करें। फर्मवेयर मैन्युफैक्चरर यूजर जो है ना वो इंश्योर करें कि आईओटी डिवाइसेस जो है ना वो रिसीव करें फर्मवेयर अपडेट्स, और अगर वल्नरेबिलिटी है तो इसको फिक्स किया जाए, पैच किया जाए। और सर आईओटी डिवाइसेस में पासवर्ड की पॉलिसी होनी चाहिए कि पुराना पासवर्ड नहीं रखना, नया रखना है, और जो रखा हुआ है उसको चेंज करना है कॉन्टिन्यूसली। आईओटी डिवाइसेस। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग में उसने कहा था आप क्लाउड के लिए क्या करें, सबसे पहला काम तो थर्ड पार्टी का बंदा रख लें, क्लाउड सिक्योरिटी ब्रोकर, जो कि इंश्योर करे कि क्लाउड आपका ठीक है, डाटा लॉस भी बचाएगा, बिहेवियर से रिलेटेड रिस्क भी देखेगा और विजिबिलिटी भी देखेगा। मल्टी क्लाउड गवर्नेंस, सर जी अगर एक से ज्यादा क्लाउड दिए हुए, सब क्लाउड को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो सर वो कहते हैं जनाब इसके लिए आप क्या करें, कंसिस्टेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज हो सारे क्लाउड के वाले से, ताकि एक्सेस कंट्रोल स्टैंडर्डाइज हो जाए। सर क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन का ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि क्लाउड मिसकॉन्फ़िगर हो जाता है, डाटा क्या हो जाता है, लीक हो जाता है,
पब्लिक हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। सर आपके पास पेपर में भी सवाल एक आया हुआ है पिछले टेंट में कि उसने मिसकॉन्फ़िगर कर दिया और आपका डाटा पब्लिक हो गया। सर उसका ऑडिट किया जाएगा। एनक्रिप्शन एंड डाटा मैनेजमेंट, जो डाटा सेंसिटिव है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा और अनऑथराइज्ड बंदा उसको एक्सेस ना कर सके। सर जी एडवांस टेक्नोलॉजीज इन साइबर सिक्योरिटी, अभी मजीद कंट्रोल्स 5 आपको बताने हैं, ये है लेटेस्ट जदीद एडवांस्ड। सबसे पहले डिकॉय सिस्टम आ गया। सर जी अगर मैंने किसी चोर को पकड़ना ना, स्टोरी सुनना, मैंने किसी चोर को पकड़ना है तो एक आसान सा तरीका है, मैं मोटी सी 3-4 किलो की सोने की चेन पकड़ के ना बाहर वॉक करने लग जाऊं। अब जाहिर बात है जो बंदा भी इस मिजाज का होगा वो कहेगा यार मैं इसको गन दिखा के या मैं इसका चोरी कर लूं। जब वो चोरी करने आएगा तो मैंने एक बटन दबाना है तो फौरी तौर पे क्या हो जाएगी, पुलिस आ जाएगी और हम उन चोरों को पकड़ लेंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये होता है अगले बंदे को डिकॉय सिस्टम, आर्टिफिशियल। अपने सिस्टम को वीक करो, इतना वीक कि दूसरे को देख के लगे कि मैं इसके सिस्टम को पेनिट्रेट कर जाऊंगा, और जब वो पेनिट्रेट करे तो आप उसकी टेक्निक सीख लो कि ये वारदात करता किस तरह, और अपने ओरिजिनल सिस्टम को क्या करो, मजबूत कर लो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जब वो आप आ जाए गन लेके, आपको तो पता है ये सोना है ही नहीं, और सर समझ आ रहा है, तो क्या हो जाए, आप उसको वो कर लो, अपने 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 सिस्टम को अपग्रेड कर लो, उसकी टेक्नोलॉजी को बेहतर कर लो, देख के वो चोर किस तरह कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये सीन यहाँ पर भी है, इंडस्ट्रियल सेटिंग के अंदर भी ऐसे होता है, डिकॉय सिस्टम बोलते हैं इसको। ये नकल की जाती है एक वीक सिस्टम की, और जो अटैकर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट किया जाता है कि वो इस पे अटैक करें ताकि उनकी अप्रोच को देखा जाए और अपने असल सिस्टम को बेहतर किया जाए। सर जी ऑटोमेटेड डिफेंस, अपने स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल मैंने भी पीछे पढ़ाया, ऑटोमेटेड डिफेंस में वही यहाँ पर रिपीट हो रहा है कि ऑटोमेट करें वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, पैच मैनेजमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटरिंग। सर ये हमारा दूसरा पॉइंट है। सर जी डिजिटल सिग्नेचर, ये वाली बात भी हुई है कि आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए ये बेसिकली क्रिप्टोग्राफी को यूज करते हैं। सर स्मार्टफोन है, उसने कहा स्मार्टफोन भी आज कंप्यूटर ही बन गया हुआ है, इसमें भी सेंसिटिव डाटा होता है, इसमें भी क्रिटिकल एप्लीकेशन की एक्सेस होती है, तो इसके लिए कौन से टूल्स हैं, एनक्रिप्शन, डाटा एनक्रिप्शन के भी टूल है, वीपीएन भी है और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी है ताकि डाटा को प्रोटेक्ट किया जाए। सर जी ये सारी कंट्रोल्स की बातें मैंने आपको चैप्टर नंबर 15 से भी बता दी। अब आ जाएं जरा चैप्टर नंबर 16 की तरफ। हालांकि चैप्टर नंबर 16 मेन कंट्रोल का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 16 में 16 जो है वो मेन कंट्रोल का चैप्टर है। सर और इसमें बात करूंगा तो 2 तरह के कंट्रोल होते हैं, एक जनरल कंट्रोल और एक एप्लीकेशन कंट्रोल। सर जी ये मेरा मोबाइल फोन है, मोबाइल को मैंने गिरने से भी बचाना है, पानी से भी बचाना है, आग से भी बचाना है, एकदम वोल्टेज कम ज्यादा हो जाए इससे भी बचाना है, चोरी से भी बचाना है। सर ये सारे जनरल कंट्रोल। इसके अंदर एक व्हाट्सएप है, कोई बंदा इस व्हाट्सएप को ना एक्सेस कर ले, कोई बंदा व्हाट्सएप को ना देख ले, मैंने उसके लिए भी कंट्रोल लगाए हुए, वो है एप्लीकेशन कंट्रोल। हमारे सिलेबस में सिर्फ जनरल कंट्रोल है, एप्लीकेशन कंट्रोल पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल्स में इनपुट कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल और स्टोरेज कंट्रोल होते हैं, हमारे स्कोप में नहीं है, उसको छोड़ दें। हमने किसकी बात करनी है, जनरल कंट्रोल्स की। जनरल कंट्रोल की बात करूं तो अब आप देखिएगा इसका मकसद क्या है। इतनी मैंने आपसे सारे कंट्रोल डिस्कस कर लिए, यहाँ पे रेपिटेशन ही है, लेकिन आप देखिएगा
ये सारे कंट्रोल इतनी सादे लगाई, इसका मकसद क्या है सर? उसका मकसद असल में है, क्या मकसद है? डाटा इंटेग्रिटी को इंश्योर करना, डाटा एक्यूरेट रहे, कंप्लीट रहे और चेंज ना किया जा सके विदाउट ऑथराइजेशन। इसके लिए आप एक्सेस को कंट्रोल करते हैं, डाटा को चेक करते हैं और ऑडिट ट्रेल को। सर जी दूसरा, सिस्टम अवेलेबल रहे, ये मकसद है कंट्रोल लगाने का। ऑपरेशन डिसरप्शन ना, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है ऑपरेशन डिसरप्ट हो जाए, इसका उलट है सिस्टम अवेलेबल रहे। सर जी आपके पास बैकअप होने चाहिए, डिजास्टर रिकवरी प्लान होना चाहिए, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए, रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए। सर ये वाली बातें आपके साथ हुई हैं पहले। सर उसके बाद आ गया सेफगार्ड कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्ट करेंगे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस डिस्क्लोजर, एनक्रिप्ट करें पासवर्ड और स्टाफ ट्रेनिंग। सर जी कॉन्फिडेंशियलिटी को सेफगार्ड करना यानी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके और एक्सेस को कंट्रोल किया जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं? एनक्रिप्शन भी करते हैं, पासवर्ड भी, और स्टाफ को ट्रेन भी करते हैं। सर लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस, लॉज एंड रेगुलेशन को कंप्लाई किया जा सके चाहे ताकि फाइन और पेनल्टी से बचे। सर जी क्या अहमियत है? यही सारी अहमियत भी है। सर जी जनरल कंट्रोल की क्या अहमियत है? सर रिस्क रिड्यूस होगा सिस्टम वीकनेस का, और इसके बाद फाइनेंशियल रिलायबिलिटी है, फाइनेंशियल डाटा रिलायबल रहेगा, सिक्योर रहेगा, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, डिसरप्शन नहीं आएगी, ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, कस्टमर रेगुलेशंस और अदर स्टेक होल्डर, फिर नई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना, और लास्ट है लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। ये सारी बातें अभी मैंने 4 में पढ़ाई हैं, उसी को ही फिलहाल के लिखा हुआ है। अच्छा जनाब ये वाले कुछ अलहदा से स्पेशल कंट्रोल्स हैं, जरा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया एक्सेस कंट्रोल, यूजर ऑथेंटिकेशन। यार अब मेरे साथ हो, यस और नो कह दो जरा। सर जी देखिएगा यूजर ऑथेंटिकेशन, दोबारा अब रेपिटिशन ही है। यूजर ऑथेंटिकेशन वो कहते हैं, हमने तो आपको बताया 2 लेवल ऑथेंटिकेशन भी और मल्टी लेवल ऑथेंटिकेशन भी है। ये भी बात कर रहा है आइडेंटिटी को वेरीफाई करें। सर ओटीपी, फेशियल रिकग्निशन, थंब इंप्रेशन, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ये सर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल भाईजान, जिसको उतना ही दें जितनी उसको जरूरत है। सर उसके बाद आ गया प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट। प्रिविलेज एक्सेस क्या होती है? ये ना टॉपिक पीछे भी गुजरा है, एक चैप्टर 15 में भी है, मैं उस 14 में मैं वो वाली बात ये भी करने लगा हूं, सुन लो। यार एक कॉन्सेप्ट है प्रिविलेज एक्सेस। मिसाल के तौर पे यहां पर जो सीईओ ऑफ एसबीआई हैं, उनके पास अनलिमिटेड एक्सेस, उनके पास एचआर की भी एक्सेस है, उनके पास सारे कोर्सेज की भी एक्सेस है, उनके पास मार्केटिंग की भी एक्सेस है, हर फाइल की, हर डाटा की एक्सेस उनके पास है। तो ये वाला अकाउंट एक प्रिविलेज्ड अकाउंट है। अब मेरी बात समझो, मैं सोच रहा हूँ कि यार मुझे ना असल में एसबीआई का मार्केटिंग का डाटा चाहिए। मैं सोच रहा हूँ यार को मार्केटिंग के बंदे से यारी लगा के ना मैं उससे उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड लूँ और उससे काम बनाऊँ। फिर मैंने कहा यार मैं सीफैप भी पढ़ रहा हूँ, जरा सीफैप का भी एक कोर्स ले लूँ। फिर मैंने कहा यार मुझे पीआरसी भी पढ़ रहा हूँ, उसका भी एक कोर्स ले लूँ। मैं जो 2 3 4 लोग समझाने के लिए बताया भाई, परेशान नहीं हूँ। 11 साल हो गए क्वालिफाई किए हुए, ठीक हो गया। अच्छा अब जरा देखिएगा, मैं किधर था यार? हाँ मैं कहता मैं सीफैप पढ़ रहा हूँ, लेट से वही तो उसकी बात कर लूं। मैं कैफ पढ़ रहा हूं, मैं उसकी बात कर लूं। मैं पीआरसी पढ़, मैं बजाय के 4 लोगों को केरू डालूं, मैं क्यों ना एक की बंदे का अकाउंट ले लूं, सारा डाटा मेरे हाथ में आ जाए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर मैं इसकी मिसाल अक्सर देता होता हूं कि हमारे पास एक बच्चा है, उस मेरे से ही पढ़ रहा था पिछली बार, अल्हम्दुलिल्लाह उसका मेरिट आया है डाटा में, ठीक है। अब उसका डाटा में मेरिट आया तो हमने उसको इनाम के तौर पे कहा कि यार जिस टीचर का तुम्हें कोर्स चाहिए, अनलिमिटेड एक्सेस है, जिस टीचर से मर्जी पढ़ लो, ऑनवर्ड सब्जेक्ट। अब
बजाय इसके अगर आपने 2-3 कोर्स खरीदने हैं तो बजाय इसके कि आप किसी एक आध बंदे के साथ, किसी एक के साथ, किसी दूसरे के साथ, किसी तीसरे के साथ ताल्लुक बनाओ, आप उसी को ही जरा पकड़ लो तो काम आसान हो जाएगा। यस और नो? सर ये जो एक्सेस मैनेजमेंट होती है ना, बुनियादी तौर पे वो ये होते हैं कि जो प्रिविलेज अकाउंट होते हैं ना, उनकी एक्सेस को भी मैनेज करना होता है, उनकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। और भाई लॉगिन आईडी पासवर्ड डालोगे रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, स्क्रीन रिकॉर्ड होती है, इस बंदे ने क्या क्या चीज खोली, कहां कहां पर क्लिक किया, पूरी लॉगिंग हो रही है। यार जो अब आपने ये स्टोरी तो सुनी, जरा 1 मिनट के लिए सोचो, जिसके पास पाकिस्तान डिफेंस की एक्सेस है, काम सेंसिटिव है, आपको क्या लगता है कि उस बंदे की लॉगिंग नहीं हो रही, उस बंदे का चेक नहीं हो रहा कि इसने किस टाइम पे लॉगिन किया और क्या चीज खोली और क्यों खोली और किस वक्त घर गया, एक एक चीज। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये है बुनियादी तौर पे ये है प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट का मतलब है कि यूजर विद द हाई लेवल एक्सेस को मैनेज करना कि मिसयूज ना हो जाए। एक तो वो खुद 2 नंबरी कर दे तो बड़ी मुसीबत है, दूसरा वो खुद 2 नंबरी नहीं करता बल्कि कोई दूसरा बंदा उसका अकाउंट हैक कर ले तो भी मसला है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आपने जो 4 अकाउंट हैक करने, आप एक ही की बंदे का अकाउंट हैक करें। और सर समझ आ गई? ये है सर जी, a hospital restricts which IT administration can access and modify patient record। समझ गए सर? सर जी उसके बाद ये मैंने आपसे एक्सेस कंट्रोल की सारी बात की है और इसमें मैंने आपको चैप्टर 14 में पिम्स प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट और प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट वो वाली बात भी कर दी है। अकाउंट बनाना, दिस इज प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, प्रिविलेज अकाउंट बनाना। प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट है कि उस अकाउंट ने किस किस चीज को एक्सेस किया, उसके एक्सेस को मैनेज करना। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? लो सर, उसके बाद आ गया चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल। सर जी याद रखिएगा चेंज के ना कुछ असूल होते हैं। आपने चेंज क्यों की, किसने चेंज की, किसने चेंज को अप्रूव किया, चेंज होने के बाद कोई खराबी तो नहीं हुई, किसने इसको चेक किया, चेंज क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंट हुई, चेंज किसने डॉक्यूमेंट की, किस तारीख को चेंज हुई। सर जी चेंज ऐसे नहीं हो जाती, सिस्टम के अंदर ये सारे पहलू देखे जाते हैं। चेंज को टेस्ट और वैलिडेट करना होता है और चेंज को डॉक्यूमेंट करना होता है। क्या ये सारी चीजें की चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल। आईटी ऑपरेशनल कंट्रोल। सर जी ऑपरेशनल कंट्रोल में क्या है, बैकअप एंड रिकवरी, इंसिडेंट मैनेजमेंट, सिस्टम मॉनिटरिंग। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सारी बातें वही है, कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना सिस्टम को, कोई परफॉर्मेंस इशू तो नहीं है। इंसिडेंट अगर आ गया तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको रिपोर्ट करना और उसको रिजॉल्व करना, और रेगुलरली बैकअप डाटा इन टेस्ट रिकवरी प्लान टू रीस्टोर इंफॉर्मेशन क्विकली आफ्टर फेलियर। प्रोग्राम डेवलपमेंट कंट्रोल। प्रोग्राम डेवलपमेंट कंट्रोल, नया प्रोग्राम बन रहा है, भाईजान क्यों बन रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी और क्या ये वाला प्रोग्राम उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। पहले तो ये देखेंगे कोई गैप तो नहीं है, दूसरा कोड को रिव्यू करेंगे। तो कोड को रिव्यू करने वाला खुद भी प्रोग्राम डिजाइनर ही होना चाहिए, तो इसको पीयर रिव्यू भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद इसको टेस्ट करते हैं। जब भी सिस्टम को टेस्ट करते हैं तो 3 तरह की टेस्टिंग होती है। पहला यूनिट टेस्ट, दूसरा इंटीग्रेशन टेस्ट, तीसरा यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। ईआरपी पढ़ाऊंगा चैप्टर 7-8 में, वहां पर भी बताऊंगा। सबसे पहले अलग यूनिट को चेक किया जाता है, फिर उसके बाद उसके जोड़ को चेक किया जाता है। यार एक यूनिट ये है, एक यूनिट अलग ये है, फिर उसके जोड़ को चेक करना, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्ट। फिर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, जो यूजर है क्या उसकी मर्जी के मुताबिक है ये देखना। ये प्रोग्राम डेवलपमेंट के कंट्रोल हो गए। फिजिकल कंट्रोल तो आपको पता है, गार्ड रखेंगे, बायोमेट्रिक एक्सेस होगी, कैमरास होंगे, एनवायरमेंटल कंट्रोल के लिए बिजली के लिए यूपीएस, एनवायरमेंटल कंट्रोल के लिए हीटर और एसी,
फिर एक चीज और है, मैंने आपसे डिस्कस नहीं की भाईजान, एनवायरमेंटल रिस्क में एक रिस्क आता है कि जनाब पानी बढ़ जाएगा। तो जो फ्लड प्रॉन एरिया होते हैं ना, जहां पर फ्लड के आने का खर्चा होता है, वहां पर हमेशा आईटी डिपार्टमेंट पहले फ्लोर पे बनाते हैं, ताकि अगर सैलाब आ भी जाए तो पहले फ्लोर पर, मतलब किसी ने पार्क व्यू में अगर कोई कर रहा है तो वो कम से कम क्या कर ले, पहले फ्लोर पे अपने सिस्टम वगैरह रखें, ये ना हो के सैलाब कैसे हो जाए। सर्वेलेंस, सीसीटीवी कैमरास। सर जी फिजिकल कंट्रोल्स की बात आ गई। सर जी एक्सेस कंट्रोल, चेंज मैनेजमेंट, आईटी ऑपरेशंस, प्रोग्राम डेवलपमेंट, फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल, ये सर इसका सम अप भी है, आपके साथ शेयर हो जाएगा। अच्छा, अब अगला स्टेप है आईटी कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट कैसे करना है, लागू कैसे करना है। एक होता है कि बहुत अच्छी बात है यार, हमने कहा कि चोरी का खर्चा है, आपने कहा कि यार गार्ड रख लो, कितना कीमती मशवरा है, लेकिन क्या सिर्फ ये मशवरा काफी है या एक्चुअल में गार्ड रखना भी पड़ेगा? सर एक्चुअल में रखना भी पड़ेगा, उसको कहते हैं इम्प्लीमेंट करना कंट्रोल को। सर आपने कंट्रोल को, रिस्क को असेस करना होता है, कितना रिस्क है, उस बेस पर कंट्रोल को डिजाइन करना होता है, उस बेस पर कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करना होता है, और फिर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस होती है, और फिर मॉनिटरिंग होती है। ये कुछ स्टेप्स हैं। सर जी हमें अगर चोरी का खदशा है, रिस्क क्या है? चोरी का रिस्क। कंट्रोल को डिजाइन करेंगे। हमने ये एक मैप बनाया, हमने कहा यार ये लेट से एसबीआई का एक ये वाला गेट है, यहां पर एक गार्ड बैठेगा और एक यहां पर गार्ड बैठेगा। मैंने कंट्रोल को डिजाइन किया। कंट्रोल को डिजाइन करना दूसरा काम है कि हम नक्शे पर प्लान कर लें कि कहां कहां पर गार्ड ने बैठना है। तीसरा है इंप्लीमेंट करना। अभी इस वक्त गार्ड सिर्फ यहां पे बैठा हुआ है, यहां पे भी एक्चुअली गार्ड बिठाया जाए, इंप्लीमेंट करना। चौथा है गार्ड को बाकायदा सिखाया जाए कि भाईजान तुम्हारी क्या ड्यूटी है, किस टाइम आना है, किस टाइम जाना है, किस तरह के लोगों से चोरी का खतरा है जिसके हवाले से तुमने अलर्ट रहना। फिर उसके बाद मॉनिटर करना बड़ा जरूरी है। आपने देखा गार्ड डिजाइन भी बड़ा अच्छा किया है, गार्ड मौजूद भी है, फिर भी चोरी हो गई। आपने जाके देखा गार्ड सोया हुआ था। तो कंट्रोल तो डिजाइन भी कर दिया, कंट्रोल इंप्लीमेंट भी किया, कंट्रोल को साथ के साथ क्या भी करना है, मॉनिटरिंग भी करनी है। तो सर ये सारे पहलू हैं, असेसमेंट, कंट्रोल डिजाइन, कंट्रोल इंप्लीमेंटेशन, ट्रेनिंग, और फिर ट्रेनिंग एंड रिव्यू और मॉनिटरिंग। सर रिस्क आइडेंटिफिकेशन में रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, किस टाइप का रिस्क है, साइबर रिस्क है, फिजिकल, अब आपको रिस्क की सारी टाइप्स पता है सर जी। फिर उसके बाद एनालाइज करते हैं अपनी कमजोरी, अपनी वीकनेसेस कितनी है। आपके सॉफ्टवेयर का मसला है, आपके एक्सेस कंट्रोल्स वीक हैं, आपकी एनक्रिप्शन ठीक नहीं है, आपका सिस्टम अनपैक्ड है, वल्नरेबल है, इसको देखेंगे। और इम्पैक्ट देखेंगे, अगर रिस्क मटेरियलाइज हो गया तो कितना नुकसान होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, ऑपरेशनल लॉस होगा, रेपुटेशनल डैमेज होगा। सर ये सारी चीजों को देखा जाता है। दूसरे नंबर पे आ गया कंट्रोल को डिजाइन करना। आप सेलेक्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल, कौन सी टाइप है कंट्रोल की, प्रिवेंटिव कंट्रोल लगाना है, डिटेक्टिव कंट्रोल लगाना है या करेक्टिव कंट्रोल, ये तो पता है ना सर। ये टाइप देखी। फिर उसके बाद आपने कहा कंट्रोल बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ इनलाइन होना चाहिए। सर जी आपका कंट्रोल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ इनलाइन होना चाहिए। कुछ रिस्क बहुत से होते हैं, लेकिन आपके लिए कंट्रोल वो वाला होना चाहिए जो आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रहा हो। आप मिसाल के तौर पे
यूपीएस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, यूपीएस लगना है 15 लाख का और जनरेटर लगना है 2 लाख का। और अगर लाइट चली जाए और जनरेटर ऑन हो जाए तो भी हमारी क्लास चलती रहेगी, हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरा ख्याल है ये वाला कंट्रोल बेहतर है, बजाय इसके कि हम यूपीएस की तरफ जाएंगे जी, पलक झपकने की भी हम गफलत ना करें। ऐसी इतनी अर्जेंसी इधर नहीं है एज कंपेयर टू बैंक। बैंक के लिए है, बैंक के लिए अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है, बैंक के लिए अप टाइम बहुत जरूरी है। वहां पर यूपीएस चाहिए, वहां पर सिर्फ जनरेटर से काम नहीं चलेगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर आपको देखना होता है कि आप कंट्रोल कौन से इंप्लीमेंट कर रहे हैं और क्या वो आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ इनलाइन है। आपको ये भी देखना होता है कंट्रोल पर खर्चा कितना आ रहा है और कंट्रोल से फायदा कितना होना है। सर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना होता है। सर तीसरा कंट्रोल को इंप्लीमेंट करना, कंट्रोल लागू भी करना है। एक्चुअल में गार्ड को बुलाकर पिस्टल देकर उसको बिठाना भी है रेलिवेंट जगह पर। सर सिस्टम को डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय का क्या मतलब होता है? लागू। सर जी डिप्लॉय को ऐसे समझिए कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि मेरे पास मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी है। मैंने कहा मिस्टर ए फ्रंट गेट पर बैठेगा, मिस्टर बी बैक गेट पर बैठेगा, मिस्टर सी छत पे बैठेगा सिक्योरिटी के लिए। ये जो मैंने इनको रवाना किया है इसको कहते हैं डिप्लॉय करना। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर डिप्लॉय करेंगे, कंट्रोल सिस्टम को कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन की सारी स्टोरी मैंने कल सुनाई थी, किस तरह से आप सॉफ्टवेयर में एक्सेस अलाउ करते हैं, किस तरह से मैंने बताया था थंब इंप्रेशन की मशीन को कॉन्फ़िगर किया जाएगा कि वो काबिल इस्तेमाल हो जाए। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर इसको कहते हैं डिप्लॉय करना। चेंज मैनेजमेंट, अगर सिस्टम में कोई चेंज आ गया है उसको मैनेज करना। मैंने आपको बता दिया था चेंज क्यों आया, चेंज किसने किया, चेंज को किसने चेक किया, चेंज को किसने अप्रूव किया, वो सारे पहलू देखने होते हैं, चेंज को डॉक्यूमेंट करना होता है। सिस्टम इंटीग्रेशन, कंट्रोल ऐसे होने चाहिए जो आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो जाएं। कंट्रोल शुड बी इंटीग्रेटेड विद एग्जिस्टिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर in the way that does not disrupt ongoing operations. This may require pilot testing to validate that control work as expected before full deployment. सर उसके बाद आ गया ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। सर जी याद रखिएगा, आप अपने ड्राइवर को BMW दे दें, लेकिन उससे ये ना अंदाजा होगा ये क्या चीज है, तो वो मेरान ज्यादा बेहतर चला लेगा BMW के मुकाबले। सर असल चीज होती है अपने बंदों को जो रिसोर्स दे रहे हैं उन्हें बताएं कि ये क्या है और उन्हें ट्रेन करें, इस्तेमाल करने का तरीका बताएं। सर एक चीज होती है रेजिस्टेंस टू चेंज, आगे आएगा अभी सिस्टम में है 2-3 जगहों पर। लोग ना रेजिस्ट करते हैं नई चीज से। आप मुझे कहेंगे कि सर अब नया दौर आ गया। अब मिसाल के तौर पे जब हम बोर्ड पर पढ़ाते थे और स्लाइड आ गई तो बहुत से टीचर ने कहा आप स्लाइड कौन बनाए, हम तो बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे। फिर उन्हें समझाना पड़ता है कि सर जी जब आप बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो ज्यादा बेहतर प्रेजेंट हो जाएगा, रिकॉर्डिंग ज्यादा बेहतर हो जाएगी, बच्चों को ज्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर वो रेजिस्ट करते हैं लोग चेंज पर, फिर बाद में उन्हें समझाना होता है, अवेयरनेस देनी होती है, तो फिर वो कन्विंस हो जाते हैं। सर जी इसी तरह ही ट्रेनिंग और अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी होती है एम्प्लॉयज़ के लिए। एम्प्लॉय को ट्रेन करें, उन्हें बताएं कि उन्हें क्या फ़ायदा होगा, इदारे के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। अवेयरनेस कैंपेन्स करें। फिर कौन सी अवेयरनेस है? फिशिंग की अवेयरनेस है, ईमेल रिमाइंडर्स दें, आईटी रिस्क के बारे में बताएं, ये सारी कैंपेन्स करें ह्यूमन एरर के हवाले से। तो भाई ये अवेयरनेस कैंपेन ह्यूमन एरर के हवाले से ये भी कंट्रोल है। ट्रेनिंग ये भी कंट्रोल है, ह्यूमन एरर को भी कवर कर रहा है। और सर एक्सटर्नल अब देखिए बाजों का थर्ड पार्टी की तरफ से भी तो मसला आ जाता है। तो अब मैंने आपको कल बताया कि आपके सिस्टम में से ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाती है थर्ड पार्टी को,
तो सर इस केस में अगर आपका सिस्टम थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है तो वहां से भी तो कोई रिस्क ट्रेवल कर सकता है, वहां से भी तो कोई मेलवेयर आ सकता है। पॉइंट समझ आ रहा है? तो उनको भी एंगेज करें और वहां पर भी अगर ट्रेनिंग की जरूरत है तो उनको भी अवेयरनेस होनी चाहिए। फिर लास्ट आ गया मॉनिटरिंग। एक रियल टाइम मॉनिटरिंग है। रियल टाइम मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग का जब भी लफ्ज आए ना सर इसका टूल सेम ही है। और सिस्टम हेल्प आइडेंटिफाई अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनयूजुअल एक्टिविटीज, पोटेंशियल ब्रीचेस। फिर रेगुलरली ऑडिट करें, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड फीडबैक। घूम फिर के वही सारी बातें। सर जी ये आईटी के जनरल कंट्रोल की इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात थी। असेसमेंट, कंट्रोल को डिजाइन करना, कंट्रोल को इंप्लीमेंट करना, ट्रेन करना और मॉनिटर करना। चैलेंजेस क्या हैं? आप जनरल कंट्रोल लागू करने लगे हैं, चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला चैलेंज तो है आईटी कॉम्प्लेक्स बड़ा हो गया यार। अब आप देखिए ये सॉफ्ट, ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, कार्ड में रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर उसके बाद ये सिस्टम में जाएगा, कार्ड से सिस्टम में आएगा, ये जिस फॉर्मेट में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस फॉर्मेट को तब्दील किया जाएगा, फिर एडिटिंग होगी, एडिट के बाद जिस फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग हो रही है फिर उस फॉर्मेट को अपडेट किया जाएगा। एडिट होने के बाद ये फाइल 3 GB की बनेगी, फिर इसको कंप्रेस करने का एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो फिर दोबारा इसका फॉर्मेट तब्दील हो जाएगा। सारे के बाद आपने अपलोड करना है ताकि आपके लिए स्ट्रीम हो जाए तो एक नया फॉर्मेट में चला जाएगा। सर आप गौर करें कि इतनी सी क्लास को रिले करने के लिए कितनी सरदर्द है। आईटी हैज बिकम कॉम्प्लेक्स। वो कहता है ये कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हुई आईटी में, और ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर चुकी हैं, और इसकी वजह से इसके कंट्रोल्स को मैनेज करना भी बड़ा कॉम्प्लेक्स हो चुका हुआ है। सर बहुत सी डिवाइसेस इन्वॉल्व होती हैं, वो आपस में इंटीग्रेट नहीं होती, उसमें कंपैटिबिलिटी का इशू आ जाता है। आप सारा कुछ कर आके बच्चे को ये वीडियो भेजते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप करते हैं, बच्चा कहता है जी, बच्चा बाद में स्क्रीनशॉट भेजता है फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड, यानी बच्चे के सिस्टम के साथ वो कंपैटिबल नहीं होती। तो सर जी बहरहाल ये इंटीग्रेशन का इशू है, और फिर टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, हम अभी एक चीज सिखाते हैं, एक टेक्नोलॉजी लेते हैं और उसको सिखा रहे होते हैं, उतने में एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो सर ये कॉम्प्लेक्सिटी है। दूसरा रिसोर्स की कंस्ट्रेंट। सर जी हर चीज का पैसा लगता है, बंदे जो हायर करने हैं उन्होंने भी पैसा लेना है, कुछ सॉफ्टवेयर है, कुछ टूल्स हैं वो भी फ्री नहीं आने, उसके भी पैसे होने, उसकी भी सब्सक्रिप्शन होंगी। तो सबसे पहला मसला तो क्या होता है, खास तौर पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए बजट लिमिटेशन बहुत बड़ी लिमिटेशन है। एक्सपर्ट स्टाफ नहीं अवेलेबल होता, जो अवेलेबल होता है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जेल इन नहीं करता, और आईटी वाले बंदे रूटीन का काम कर रहे होते हैं। इस तरह के इश्यूज जब आते हैं, अनयूजुअल इंसिडेंट होते हैं, तो वो बहुत ओवरबर्डन हो जाते हैं, जिस वजह से लोग आईटी में काम करना पसंद नहीं करते। इन्वॉल्विंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये हमारा तीसरा है कि भाई हैकर्स। अब मसला ये है थ्रेट रूटीन में नहीं आ रहे हैं। एक तो आपने अपने सिस्टम को पुराने थ्रेट के अगेंस्ट इक्विप किया, सेट किया, एडजस्ट किया, और थ्रेट नया आ गया। आपका मौजूदा सिस्टम हल्का पड़ गया, नए थ्रेट ने उसको क्या कर दिया, ऑपरेशंस को स्लो डाउन कर दिया या ऑपरेशंस डिसरप्ट कर दिए। तो नए थ्रेड्स आना, पुराने थ्रेड्स जो है वो अपग्रेड हो जाना, टेक्नोलॉजी नहीं आ जाना जिसके हवाले से आपको नए कंट्रोल्स लगाने पड़े। और बहुत पहले कभी सुनते थे, अभी तो हर दूसरा बंदा ऐसा है जो जानता है कि भाई मेरे भाई का भी व्हाट्सएप हैक हुआ। सुना है ना सर, ये मेरा ख्याल है आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके करीबियों में किसी ना किसी के व्हाट्सएप जरूर हैक हुए होंगे। अब ये इतना कॉमन हो गया, बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है।
टेक्नोलॉजी आए रोज नहीं आ रही जिस वजह से नए कंट्रोल चाहिए, और पुराने अगर आपके पास सिस्टम पुराना है तो थ्रेट्स नहीं आ रहे हैं जिस वजह से आपको कंट्रोल्स को अपडेट करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जनाब जितनी तेजी से थ्रेट्स बढ़ रहे हैं आपको कंट्रोल भी उतनी तेजी से अपग्रेड करने पड़ते हैं। रेगुलर एंड कंप्लायंस चेंजेस, रेगुलेटरी लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस। सर जी अभी टैक्स वालों ने एक नई बात कही, टैक्स वालों ने कहा है कि आप ऑनलाइन इनवॉइस हमें भी शेयर करेंगे। अब मैं एक देसी आदमी, मैं रिटेलर, मैं कागज पेंसिल पे इनवॉइस बनाता था, लेकिन अगर टैक्स वालों ने कह दिया कि आप ऑनलाइन इनवॉइस बनाएंगे और हमें भी शेयर करेंगे, तो इस लॉ को कंप्लाई करने के लिए मुझे खुद भी आईटी सिस्टम को अडॉप्ट भी करना पड़ेगा और फिर वो इनवॉइस शेयर भी करनी पड़ेगी। सर जी लॉज एंड रेगुलेशन तेजी से तब्दील होते हैं जिस वजह से हमें कंट्रोल्स भी अपडेट करने पड़ते हैं। सर जी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन तो पाकिस्तान का काम भी कर रही हैं और बाहर का काम भी कर रही हैं, तो उन्हें क्रॉस बॉर्डर कंप्लायंस इश्यूज होते हैं। पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के कानून भी पूरे करने हैं और बाहर के भी करने हैं, और स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट एंड पेनल्टीज। रेगुलेटर्स नाउ इम्पोज हैवियर फाइन्स, तो बहुत ज्यादा हैवी फाइन होते हैं, लीगल पेनल्टी होती है और रेपुटेशनल डैमेजेस होते हैं नॉन कंप्लायंस के लिए। सर जी और फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी, ये भी स्टोरी जरा सुन लीजिए यार। हर इदारा चाहता है कि हमारा सिस्टम ऐसा हो कि हम फ्लेक्सिबल हों, तब्दीली बहुत तेजी से करें, अपग्रेड हों, सिस्टम इनोवेशन हो। अब मसला यह है कि कंट्रोल वाले कहते हैं कि थे राम ना बैठो तो कंट्रोल लाइए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर कंट्रोल और सिक्योरिटी वाले लोग कह रहे हैं कि आप स्टेबिलिटी होगी तो हम सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे, जबकि सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी चाह रहा है कि तेजी से चेंजेस को अडॉप्ट करें। तो ये दो ऑपोजिट डायरेक्शन में चीजें हैं। जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है वहां पे कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, सिक्योरिटी नहीं होती। जहां पर सिक्योरिटी पक्की होती है वहां पर चेंजेस नहीं आ रही होती। तो वो कहता है ये दो अलग-अलग चीज, इसको कहते हैं डायलेमा। ये एक डायलेमा है कि अगर आप सिक्योरिटी पक्की करना चाह रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल नहीं देगी, और अगर आप चेंजेस को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो फिर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो सर जी ये दोनों चीजें साथ लेके चलना मुश्किल है। एम्प्लॉयज बड़ा रेजिस्ट करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को, परफॉर्मेंस बहुत इंपैक्ट होती है। आप सिक्योरिटी अच्छी रखते हैं, आपका सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है। आप सिस्टम फास्ट करना चाहते हैं, आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ये एक डायलेमा है। ले सर ये वाली बात भी आपके साथ कर दी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी, रिसोर्स कंस्ट्रेंट, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, रेगुलेटरी कंप्लायंस और बैलेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिक्योरिटी। सर जी दिस वाज चैप्टर नंबर 16। मैंने ये सारी बातें आपके साथ कर दी। अक्सर बातें इसमें से रेपिटेटिव नेचर की थी। आप एक बार पूरे को गो थ्रू करेंगे और कंट्रोल सारे नोट कर लेंगे कि यार मैक्सिमम कितने कंट्रोल्स हैं। मैंने आपको बता दिया इतने ही 15 के करीब कंट्रोल्स हैं, वो सारे नोट कर लें। एक तरफ रिस्क सारे नोट कर लें, यार ये वाले रिस्क हैं, ये वाले कंट्रोल हैं। इंशाल्लाह मैंने रिस्क वर्कशॉप्स करानी है, उसमें ये सारी मेहनत जो मैं अब कर रहा हूँ वहाँ पर अप्लाई होगी। आपको बताता चलूँ, ऐसे रट्टा लगाने की बजाय आपको वो चीज़ें सारी समझ होनी चाहिए ताकि सवाल आए तो आपको अप्लाई करना आता हो। और मैं फिर कह रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, एक बार ज़रा पिछले अटेम्प्ट का पेपर तो उठा के देखो, मुझे बताओ आगे के सर मैंने जो पूरा रट्टा लगाया इसका कितना फ़ायदा होगा, मुझे भी पता चले। मैं तो आपको जिस एंगल से पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट एंगल है कि यार आपको ये पता चल जाए ये रिस्क है और ये सारे इससे रिलेटेड कंट्रोल्स। डन हो गया सर जी। ये इंशाल्लाह हमने पूरे अप्लाई करने हैं। और आज की आखिरी जो बात है वो कर लें आपसे, और वो है कल आपके साथ बात हो रही थी आईसीटी का रोल इन रिस्क मैनेजमेंट में क्या है। सर जी
रिस्क मिटिगेशन टूल कौन से हैं? सर उसने कहा रिस्क मिटिगेशन टूल है एनक्रिप्शन, फायरवॉल, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ये तो बड़ी बात कही है उसने, आपको तो पहले भी पता थी। सर आईटी का क्या रोल है? आईटी फायरवॉल जो है वो क्या करता है? नेटवर्क का अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोकता है। एनक्रिप्शन क्या करता है? सेंसिटिव डाटा को अनरीडेबल बनाता है। और आईपीएस क्या करता है? मेलवेयर को न्यूट्रलाइज कर देता है इससे पहले कि वो सिस्टम में डैमेज करे। सर जी दूसरे नंबर पे इंसिडेंट रिस्पांस, इसकी बात भी बड़ी ध्यान से बार बार की है। साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस क्या करता है? इंश्योर करता है कि एक्शन लिया जाए जैसे ही थ्रेट डिटेक्ट हो। इससे मेलवेयर को डिटेक्ट होता है, फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए। जैसा क्या? सिस्टम ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देता है अफेक्टेड सिस्टम को फ्रॉम द नेटवर्क। ये वाली बात मैंने अभी आपको बताई है कि अफेक्टेड सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए ताकि दूसरे वाले नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क, बाकी नेटवर्क खराब ना हो। सर जी बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के बारे में बड़ी डिटेल से बात हुई है। क्लाउड बेस्ड डिजास्टर रिकवरी सॉल्यूशंस है जो डाटा को रेप्लिकेट कर देते हैं ऑफ साइट, और ऑर्गेनाइजेशन डाटा क्विकली रिकवर कर सकता है डिजास्टर या साइबर अटैक के केस में। सर ऑटोमेटेड रिस्क कंट्रोल सिस्टम है। मैं सिर्फ आपके साथ ये वाली लाइनें पढ़ रहा हूं जो आईसीटी वाली हैं, बाकी ये सारी बातें आप कर चुके हैं। सर सेल्फ हीलिंग एक प्रोसेस है जिसके जरिए ऑटोमेटिकली ट्रैफिक को रीरूट कर दिया जाता है। वो कहता है कि भाई अगर आपका यहां पर एक सिस्टम था जो कि खराब हो गया था और आपकी ट्रैफिक ऐसे फ्लो कर रही थी, तो जनाब जैसे ही ये सिस्टम खराब हुआ इसने ट्रैफिक को रीरूट कर दिया, अब ट्रैफिक ऐसे फ्लो हो रही है। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये ऑटोमेटेड रिस्क कंट्रोल सिस्टम है, जैसी ही खराबी आएगी आपकी ट्रैफिक का रीरूट कर दिया जाएगा। इसको सेल्फ हीलिंग कहते हैं और ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर ही ये मुमकिन है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ गया था ये सर 3-4 बातें थी जो रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड थी। मैं निचोड़ क्या आपके साथ डिस्कस करूं? आओ मेरे साथ, सिर्फ 5-7 मिनट मैं लूंगा आपके। मैं चाहता हूं मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस कर लूं। हमने क्या बातें की हैं इन 2 दिनों में? यार थोड़े अलर्ट हो, करने बाद सर बस इसको कंक्लूड करना है। मैंने आपके साथ रिस्क की बातें की थी। रिस्क क्या है, आईटी रिस्क क्या है, रिस्क क्यों इंपॉर्टेंट है, रिस्क होगा तो क्या हो जाएगा, और फिर उसके बाद 6 तरह के रिस्क एक थे, 4 तरह के रिस्क एक थे, और 5 तरह के रिस्क एक थे। ये चैप्टर 14 था, ये 15 था और ये 17। और मैंने कहा था यार ये वाले सारे रिस्क आपको पता होने चाहिए, याद कर लें, ताकि जब सवाल आए तो आप पता होने से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, याद होने से ड्राफ्ट कर पाएंगे। और फिर उसके बाद हमने कंट्रोल की बात की थी। हमने कहा था रिस्क मैनेजमेंट कह लें, रिस्क मिटिगेशन कह लें, रिस्पॉन्ड टू रिस्क कह लें, कंट्रोल कह लें। सर उसमें सबसे पहले तो वो जो 6 रिस्क थे इससे रिलेटेड कंट्रोल्स हमने डिस्कस किए थे। फिर चैप्टर नंबर 14 में इंसिडेंट रिस्पॉन्स की बात की थी। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 15 में रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज की बात की थी। और घूम फिर कर चैप्टर नंबर 16 में जनरल कंट्रोल की बात की थी। घूम फिर कर इसमें प्रिवेंटिव कंट्रोल भी थे, डिटेक्टिव कंट्रोल भी थे। घूम फिर कर वही एनक्रिप्शन था, वही फायरवॉल था, वही एक्सेस कंट्रोल था, चाहे वो लॉजिकल एक्सेस हो चाहे वो फिजिकल एक्सेस हो।
ये कुछ कंट्रोल थे। उसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर था, यार यही कंट्रोल ही थे ना, ये यहां पर भी आए थे, चैप्टर नंबर 15 में भी आए थे, चैप्टर नंबर 16 में भी आए थे। और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कंट्रोल भी थे, जैसे एआई से रिलेटेड रिस्क और कंट्रोल थे, क्या नाम है, आईओटी से रिलेटेड रिस्क और कंट्रोल थे, क्लाउड से रिलेटेड रिस्क और कंट्रोल थे। यार मेरा पॉइंट समझ आया, ये स्पेसिफिक केसेस। उसके अलावा आपने ये वाले जो सारे रिस्क हैं, ये तो आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे आने चाहिए कि किस मौके पर कौन सा सिनेरियो होगा और कौन सी चीज अप्लाई करनी है। अच्छा, इसके अलावा फिर चैप्टर नंबर 16 में उसने 5 तरह के रिस्क और बोले थे। चैप्टर नंबर 16 में उसने कौन कौन से रिस्क बोले थे सर? चैप्टर 16 में निकालिएगा जरा यूनिट नंबर 4, तो मैंने 5 तरह के रिस्क आपको बताए थे। उसमें भी सबसे पहला एक्सेस कंट्रोल ही था शायद, फिर उसके बाद चेंज मैनेजमेंट था, फिर उसके बाद ऑपरेशनल कंट्रोल, डेवलपमेंट कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल। तो ये सारे कंट्रोल्स भी इसके अलावा थे। तो भाई अगर आप इसको असेस करें, जरा एक मिनट किताब दिखाइएगा, इसमें कौन कौन से कंट्रोल्स हैं, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने लगे तो भाई चैप्टर नंबर 15 की अगर मैं बात करूं तो उसमें सर स्मार्टफोन से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं। वो आपको सवाल दे सकता है कि स्मार्टफोन में बड़ा रिस्क होता है, उससे रिलेटेड कंट्रोल्स बताएं। वो आ गया था सर आपके पास। एक लास्ट अटेम्प्ट में टॉपिक आया था छोटा सा कि जी बहुत लिमिटेड लोग हैं जो आज साइबर सिक्योरिटी में हैं, तो इससे रिलेटेड क्या कंट्रोल्स हैं। वो चैप्टर नंबर 15 के यूनिट 8 में डिस्कस किया था। मैंने अभी वैसे उसको डिस्कस नहीं किया कि यार वो सवाल ये आया था कि जो कंट्रोल्स हैं ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज की वजह से, जो साइबर सिक्योरिटी के रिसोर्सेज शॉर्ट है, उसके वजह से क्या कंट्रोल्स हैं। वो लास्ट अटेम्प्ट में सवाल आया था, मैंने उसको ऐसा डिस्कस नहीं किया कि यार वो तो अब उसने ज्यादा पूछ ही लिया। एक कंट्रोल और बड़ा स्पेसिफिक है जो पेपर में आने के बड़े ज्यादा चांस हैं, वो है MSSP। ये भला कौन है? ये जिस तरह वो सिक्योरिटी कंपनी होती है उस तरह का कंट्रोल है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर्स। इसके अलावा एक कंट्रोल और है, एक दो चीजें और हैं जो अलहदा से लिखी हुई हैं। एक तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स है जिसके अंदर आ जाता है डिजास्टर रिकवरी प्लान एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। अच्छा, इसके अलावा एक छोटी सी बात वो कहता है ऑटोमेटेड सिक्योरिटी। ये ना इसने 2 जगह पर टॉपिक डिस्कस किया है, एक तो चैप्टर 15 में है और दूसरा चैप्टर 16 में है। ऑटोमेटेड सिक्योरिटी जिसमें वो कहता है स्टैंडर्डाइज सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग वगैरह। ये वाला एरिया जो है ना, ये भी एक कंट्रोल है, इसको भी आपके ज़हन में होना चाहिए। चैप्टर नंबर 16 जो है ना, चैप्टर अगर 16 की बात करें, छोटा सा चैप्टर है, इसमें बेसिकली उसने एक तरफ तो ये वाली बात की थी जो कंट्रोल्स मैंने आपसे डिस्कस किया, दूसरे नंबर पे इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है। और चैलेंजेस जो हैं, चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल्स, सर ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। ये चैप्टर नंबर 16 में बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 17 में
दो जगह पर ना इसने बेस्ट प्रैक्टिसेस की बातें की हैं, दो जगह पर इसने बेस्ट प्रैक्टिसेस की बातें की हैं, वो जरूर देखनी है आपने। एक है चैप्टर नंबर 15 और एक है चैप्टर नंबर 17। बाज़-औक़ात वो ना आपको सिनेरियो बना के कहता है हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस बता दो क्या करना चाहिए। तो सर ये वाली दो जगह पर इसने बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात की है, ये जरूर इसको कवर करना है। बाकी चैप्टर 17 में तो कोई खास चीज नहीं है। इस सब के बाद चैप्टर नंबर 14 का जो लास्ट पार्ट है ना, फाउंडेशन ऑफ आईटी सिक्योरिटी मेजर्स, इसमें से ज्यादातर बातें मैंने की हुई हैं, लेकिन ये जरूर देखिएगा चैप्टर नंबर 14 में फाउंडेशन ऑफ आईटी सिक्योरिटी मेजर्स। सर मैंने मैक्सिमम बातें आपको बता दी है, इससे बाहर कुछ नहीं है। मेरे मुताबिक आज के दिन यानी कल का जो लेक्चर था वो रिलेटिवली कम था, स्मार्ट था, उसमें पढ़ने वाली चीजें गिनती की थी, लेकिन आज का लेक्चर चूंकि उसको कवर कर रहा है तो उसमें थोड़ी सी चीजें ज्यादा हैं, लेकिन उसको कनेक्ट करके पढ़िएगा। मेरे मुताबिक आज का दिन 1.5 दिन के बराबर है और कल का दिन आधे दिन के बराबर था, अगर आप डेटा को देखें तो। सर इसको जरूर आप देख लीजिए, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि ये रेलेवेंट एरियाज हैं, इनको समझें, इनको पकड़ लें, ताकि अगर सवाल जो कि 99% एप्लीकेशन बेस्ड आना है तो आप उसे कवर करें, और अगर रट्टेबल आएगा तो वो आपको ज्यादा आसान लगना चाहिए, क्योंकि आपको वो चीजें आती होंगी या याद होंगी। क्योंकि अगर वो जैसे चैलेंजेस पूछ लेता है कि यार कंट्रोल के चैलेंजेस क्या हैं, तो वो आपको आने चाहिए। मैंने अपनी कोशिश की कि यार एक डिफरेंट अंदाज से आपको ये करा दूं, बट मैं ये मानता हूं कि अभी रिस्क वर्कशॉप जरूरी है। मैं जिस लेवल तक आपको लेके आना चाहता हूं वो उस वर्कशॉप के बगैर मुमकिन नहीं है। 25 सिनेरियोज मैंने बनाए हुए हैं, इंशाल्लाह वो सारे आपको करवाएंगे जब आप रिस्क वर्कशॉप में आएंगे। डन सर जी, इंशाल्लाह इस बस ये खत्म होगा ना सेशन, इसके फौरी बाद वो शुरू करेंगे मंडे से मोस्ट प्रोबेबली, और उसमें हमारा एम ये है कि हम आपको वो सारी बाकायदा वो सवाल आपको दूंगा, हल कराऊंगा और उसको डिस्कस करूंगा, और फिर जब मैं पास पेपर कराऊंगा तो आपको पास पेपर वाले सवाल डूएबल लगेंगे। यकीन करें अगर आप रट्टा मार के बैठे हो, पास पेपर वाले सवाल देखें ना तो आपका मुंह लाल हो जाएगा, यार मेरे साथ ना होगी गई। लेकिन जब मैं आपको वो प्रैक्टिस कराऊंगा ना 25 के करीब सिनेरियो है, उसके बाद जब आप सवाल हल करेंगे तो आपको होगा अच्छा यार ये उस तरह का सवाल है, यार ये उस टाइप का सवाल है। तो भाई ये वाले 20 से 30 नंबर इफेक्टिवली 25 नंबर ऐसे नहीं आ जाने, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मैं खुद प्रैक्टिस कराऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।